हम बात कर रहे हैं नागपुर शहर पुलिस के पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर। और सर के बारे में ये कहा भी जाता है कि हैं तो सर पुलिस सर्विसेज में, लेकिन दिल के बड़े नर्म हैं। बड़े लंबे समय से इंतजार था आपसे बातचीत करने का, आज ये मौका मिल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ में हूँ आज मैं। कभी कभार हम जहाँ पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा इगोस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ पावर मिल जाती है तो आप उसका मिसयूज़ करते हैं। मैंने ये सीखा अपनी लाइफ में कि एक इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। पसंदीदा विषय है, आप उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत चिंता का भी विषय है, नशा। तो जब मैं ऑफिस में गया तो महिला जब आती है मेरे पास में, वो रोना शुरू कर देती है। वो कहती है कि साहब मेरा 16 साल का बच्चा है और वो जो है ड्रग्स में चला गया, घर में चोरी करता है, कई बार हमारे ऊपर उसने हाथ भी उठाया है। सफल जीवन का उदाहरण आपके लिहाज से या पैमाना क्या है? सफलता मेरे हिसाब से ये है कि आप जो है जीवन में कितने सुकून में हैं, आपने लाइफ में लोगों के लिए क्या किया है, वो एक मायना बताता है। जब लोग आपसे मिलते हैं, जब कहते हैं कि हाँ आपकी वजह से हुआ, वो सफल है। नमस्कार, स्वागत है आपका यूसन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज हमारे दर्शकों को बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जिस शख्सियत से हम बात करने वाले हैं वो बड़े ख़ास हैं। उनके हाथ में एक तरीके से पूरे के पूरे नागपुर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हम बात कर रहे हैं नागपुर शहर पुलिस के पुलिस आयुक्त तो डॉक्टर रविंद्र सिंघल सर की, जो आज हमारे स्टूडियो में हमारे दर्शकों से खास बातचीत करने के लिए मौजूद है। और सर के बारे में ये कहा भी जाता है कि हैं तो सर पुलिस सर्विसेज में, लेकिन दिल के बड़े नर्म हैं। पुलिस वाले हालांकि ऐसे होते नहीं हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े लंबे समय से इंतज़ार था आपसे बातचीत करने का, आज ये मौका मिल ही गया। बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों के साथ में हूँ आज मैं, क्योंकि काफ़ी बिजी रहा मैं पिछले दिनों में, इसलिए मैं आ नहीं पाया। परंतु आज आप जो पूछें मेरे उत्तर हैं आपके लिए। पुलिस सर्विस में हैं आप। पुलिस की आमतौर पर पहचान जो है, या जो दिखाई देती है एक तस्वीर, थोड़ी सी सख्त वाली तस्वीर ज़्यादा दिखाई देती है और उसका अनुभव भी होता है। लेकिन आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि बहुत तरीके से व्यापक बदलाव जो है वो पुलिस की सर्विसेज में हो रहे हैं। सोशल पुलिसिंग पर बहुत ज़्यादा जोर जो है वो दिया जा रहा है। और ऐसे में तो आपकी छवि है ही कि आप IPS ऑफिसर हैं, DIG रैंक के आप ऑफिसर हैं, नागपुर शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। लेकिन बहुत एक तरीके से हम कह सकते हैं कि विनम्र हैं आप, और बहुत सॉफ्ट हार्ट से आप जो है वो काम करते हैं। तो इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट कभी आपको मिला है, या लोग बोलते हैं कि यार कमिश्नर पुलिस हैं आप, लेकिन आप बहुत विनम्रता से सबसे मिलते हैं, काम करते हैं? बहुत लोग बोलते हैं। इनफैक्ट ये मेरे फादर के बारे में भी ऐसे ही बोलते थे। वो खुद दिल्ली पुलिस में थे और वो भी इसी तरह सॉफ्ट थे और बड़ा अच्छा उनका नाम रहा। आज भी लगभग 30 साल हो गए हैं, परंतु जहाँ जहाँ काम किया उन्होंने, आज भी लोग उनसे मिलते हैं, टच में हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग एक दो हमारे रूप होते हैं। एक तो अगर मान लो कोई बच्चा आता है, कोई महिला आती है, कोई सीनियर सिटीजन आता है, तो अगर मैं एक उग्र रूप से उससे बात करूँगा या अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात नहीं करूँगा, तो शायद उसका एक बहुत गलत मैसेज जाएगा, जो हमें पढ़ाया भी जाता है और जो रिक्वायरमेंट भी है। तो हम जब तक एम्पैथाइज नहीं करेंगे लोगों के साथ में, तो हम शायद उनकी सुन नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे ठीक से, और फिर हमारा एक्शन भी उस तरह से नहीं होगा। अब ये देखिए, अगर कोई मेरे सभी लोग अगर जो है गलत तरीके से या एक जो है जिससे गुस्से से बात करेंगे, तो मेरे बाद में मेरी जो कंप्लेंट्स हैं ऊपर जाएंगी ना। परंतु यहाँ पे अगर मेरे कोई सबॉर्डिनेट्स हैं, वो मेरे तक आएगा तो मैं संभाल सकता हूँ चीज़ों को। क्रिमिनल्स जहाँ तक है, क्रिमिनल्स के अगेंस्ट में तो सभी जो जिस तरह का भी मैक्सिमम एग्रेशन होना चाहिए वो होता ही है। तो ये जो है ये डिस्टिंक्शन है, दो रूप होने ही चाहिए हमारे। और मुझे लगता है कि मैंने जिस तरह से काम किया है, मैं खुश हूँ, कंटेंटेड हूँ। और किसी कोई आके ये नहीं बोलता कि साहब आपकी वजह से जो है मेरे काम में अड़थड़ा हुआ, या फिर मेरे बच्चे आए थे और आपने गलत तरीके से उससे बोला। ये बड़ी गलत चीज़ है, क्योंकि रिफॉर्म के बारे में ऑलरेडी ही इतना नेगेटिव दिखाया जाता है, बताया जाता है, फिल्मों में होता है। तो अगर ये इतना ज़्यादा अगर वो है, तो हम उसको कैसे सुधार सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। नहीं, आप जिस तरीके की यूनिफॉर्म का आपने जिक्र किया, जो आप यूनिफॉर्म करते हैं वो सीधे रिलेट करता है, सर्विस से तो करता है, सेवा से करता है, लेकिन पावर से भी करता है।
और वो पावर अपने आप में आपके पास में जब आप सर्विस के दौरान होते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और काफ़ी सारी शक्तियाँ आपके पास में होता है। ये अलग बात है कि आप अपनी शक्ति का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं, लेकिन आपने इतने सालों की आपकी सर्विसेज में क्या अनुभव किया, क्या एक्सपीरियंस किया कि अपने पावर को आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना है? क्योंकि अगर आप सख्त बन के भी आपको सोसाइटी को सर्व करना है, आप अगर विनम्र रहेंगे, आप सबसे घुलेंगे, मिलेंगे, प्यार से बात करेंगे, तब भी आपको सर्विस करना है। हालाँकि हम ये उदाहरण भी देखते हैं कि बहुत सारे ऑफ़िसर्स जो विनम्र होते हैं, उन्हें लंबे समय तक याद किया जाता है। नहीं तो आप सख्त रहेंगे, तो आप एक सीमित दायरे तक आप अपनी सर्विस करेंगे और उसके बाद में फिर आप चले जाएँगे, कोई आपको याद नहीं रखेगा। जी, जी। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इनफैक्ट इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक पावर जो होती है वो रॉ पावर होती है। हमारे पास में अथॉरिटी होती है और अथॉरिटी जहाँ जहाँ पे लीगली सैंक्शनड पावर जो होती है उसको अथॉरिटी बोलते हैं। तो ये मेरी अथॉरिटी है और इस अथॉरिटी में यही है कि मैं जो भी चीज़ करूँ वो कायदे के फ्रेमवर्क में हो। मैं कायदे से बाहर जाके गलत चीज़ नहीं कर सकता। मेरी पावर जो आप बता रहे हैं, अगर मैं किसी को गलत तरीके से बोलूँगा, आज सब जगह पे सीसीटीवी कैमरास हैं, मुझे उसका उत्तर देना पड़ेगा। आज पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी है। मेरे हमारे काम को बड़ी क्लोजली स्क्रूटिनाइज किया जाता है। ह्यूमन राइट कमीशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें हम इलीगल या जिसे बोलें कि अननेसेसरी रॉ पावर का यूज़ कर ही नहीं सकते और वो गलत है, इलीगल है। तो मुझे लगता है कि जिस जिस तरह से हम लोग लीगल फ्रेमवर्क में काम करते हैं वही तरीका है, इंटरनेशनल नॉर्म्स भी वही हैं और यूनाइटेड नेशंस भी वही बोलता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि ऑथराइज्ड वे में काम करना चाहिए। जो गलत है उसके लिए बहुत सारे हैं। जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। मकोका है उसके लिए, एमपीडी है उसके लिए, पेट एनडीपीएस है उसके लिए, क्या नहीं है। तो अगर हम उसको ठीक से यूज़ करें तो हम किसी भी लेवल पे किसी भी क्रिमिनल को उसकी जो उसने गलती की उसकी सज़ा दे सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। एक सवाल मैं आपसे बहुत जनरलाइज वे में पूछना चाहता हूँ कि सामान्य तौर पर ये होता है कि कभी कभार हम जहाँ पे काम करते हैं बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आपको कुछ पावर मिल जाती है तो आप उसका मिसयूज़ करते हैं। आपके माइंड में अलग तरीके का एक थॉट प्रोसेस थोड़ा सा पावर वाला घूमने लगता है। उसको इन जनरल वे में हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं और किस तरीके से रह सकते हैं? ये अगर आप सलाह के तौर पर हमें देना चाहें या आप मुझे कुछ सिखा के जाएं इसके बारे में, तो क्या कुछ सिखाएंगे, क्या कुछ बताएंगे? मैंने ये सीखा अपनी लाइफ में कि एक इंसानियत होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने बोला एम्पैथाइज होना। अगर कोई मेरे पास में कंप्लेनेंट आया है या आपके पास में कोई आएगा, आपका कोलीग होगा जिसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है, जैसे मेरा अगर मान लो कोई कांस्टेबल आता है, उसके घर में कोई इशू चल रहा है, उनका हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, बच्चे की एजुकेशन का हो सकता है और उसको कोई ऐसी उसके पेरेंट्स को कोई बीमारी है कि जो वो जूझ रहे हैं उससे। ऐसी सिचुएशन में अगर मैं उससे नहीं मिलूँगा, ऐसा भी हो सकता है, परंतु मैं उस समय उससे मिलता हूँ, उससे अगर मैं बैठ के बात कर लेता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है, तो उसको उस चीज़ का बहुत बड़ा समाधान होता है। और अगर मैंने उसका काम कर दिया तो उसके लिए मेरे से बड़ा कोई भी नहीं है। तो इसलिए हम ऐसी सिचुएशन को फ़ायदा उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जब मैं जिस चेयर में मैं हूँ, अगर उस चेयर में बैठ के मैं काम नहीं कर रहा या सुन नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है कि मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा अपनी पोजीशन को। देखिए, काम हो जाते हैं लोगों के। कई बारी लोग किसी के पास में जाते हैं, उनके थ्रू फ़ोन करवाते हैं और कई बारी हमारे ही उसमें जो होते हैं जिसका पावर है, अथॉरिटी है, जिसके पास में पैसा है, जो राजनीति में है, उन सब की तो आप सुनते हैं। बट वो आदमी जिसके पास में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर आप उसकी सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज़ करना हमें बहुत ज़रूरी है और वही इंसानियत सिखाती है जो मैंने आपको बताया। आपसे जानना चाहेंगे, हम दिल्ली चलेंगे सर। आपने कहा कि दिल्ली की आपकी पैदाइश है, सब कोई जानते हैं। दिल्ली में ही आपका जीवन शुरू हुआ, दिल्ली में ही पुलिस सर्विसेज में आपके फादर थे, तो आपने पुलिसिंग को बचपन से ही देखा है। दिल्ली अपने आप में शहर भी जो है वो बड़ा अनोखा है। दिल्ली के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो दिलवाले हैं। हालांकि अलग अलग तरह की बातें दिल्ली शहर को लेके होती है, लेकिन मैं आपसे, अब आप नागपुर शहर में रह रहे हैं और नागपुर भी मुझे लगता है कि आपको अब रच बस गया है पूरा आपके मन में, क्योंकि आपने कई जगहों पर जो है वो नागपुर में कई पदों पर काम किया है। और आप तो खैर अब आप
पुलिस सर्विसेज में हैं और शहर के पूरी सुरक्षा का एक तरीके से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन आपको हमने ये भी देखा है कि आप SC/ZCC में कल्चरल जो चीज़ें हैं उसको कंजर्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपकी जो पर्सनालिटी है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, तो उसमें आर्ट भी है, उसमें लिटरेचर भी है, उसमें फिर आप जिम भी करते हैं, फिर आप लोगों को आपकी सेहत के लिए भी एक तरीके से ये सचेत करते हैं कि किस तरीके से रहना चाहिए। और आप कई भाषणों में आप जगह जगह पर जाते हैं तो दो चीज़ों पर आप बहुत बात करते हैं, एक तो नशे को लेकर कि नशे से आप दूर रखिए, और दूसरा अपने स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, आप लगभग अपने हर भाषणों में आप कहते हैं। तो मैं जानना चाह रहा था कि दिल्ली और नागपुर, ये जो दो शहर हैं, इन दो शहरों की भूमिका आपके जीवन में आपको कुछ आपको तैयार करने में कितनी इन दो शहरों की भूमिका रही है? देखिए, अगर मैं देखना चाहूँ तो या बताना चाहूँ तो मेरी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी है जी, वो जिस शहर में आप बड़े हुए हैं, जन्म हुआ है आपका, एजुकेशन हुआ है, तो वहाँ उस चीज़ का बहुत ही बड़ा असर होता है आपकी पर्सनैलिटी पे। जी। और दिल्ली में क्योंकि हम छोटे थे, वहाँ पे हम पुलिस स्टेशन में रहते थे, पुलिस लाइन में रहते थे, वहाँ का पूरे माहौल का असर होता ही है, और वो हुआ। जी, हमने बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लोजली देखी जब क्रिमिनल्स को लाते थे, क्योंकि वहीं पे बहुत जी। आवाज़ें भी आती थी, कई बारी काफ़ी चीज़ें होती थी। तो वो जो चीज़ है वो, और दिल्ली का जो कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है, जी। यहाँ पे हर स्टेट से, अब तो विदेशों से सब लोग वहाँ पे आते हैं, तो वो चीज़ भी हमने देखी है। तो वो जो कल्चरल जो चेंज है वहाँ का, वो बहुत अलग अलग उसमें रहा है। पहले का कल्चर जो था, जब इतनी मूवमेंट नहीं थी, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, तब का कल्चर, उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रैफिक का था, वो आज का ट्रैफिक और उस समय का बहुत अंतर हो गया। क्योंकि मुझे दिल्ली छोड़े हुए लगभग 30 साल हो गए हैं, तो इसमें काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। अभी तो पॉल्यूशन का अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उसमें वो है। अब अगर हम नागपुर में आते हैं तो मेरी लगभग 7 साल की सर्विस यहाँ पे हुई है। मेरे बच्चे जो हैं छोटे थे काफ़ी, वो यहाँ पे रहे, उनका एजुकेशन यहाँ पे हुआ है, अभी तो बड़े हो गए हैं, जॉब कर रहे हैं दोनों। तो परंतु यहाँ का जो कल्चर है वो भी, मतलब एक, अगर हम कुछ साल पहले दिल्ली में था, उससे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, एक मेजर हब रहा है, सेंट्रल प्रोविंस का ये राजधानी रहा, और काफ़ी चीज़ें यहाँ से जाती हैं, हाईवेज़ हों या फिर आपका रेलवे जंक्शन हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये एक चीज़, इन दोनों चीज़ों को एक जैसी सिमिलैरिटी देती हैं। परंतु यहाँ का जो एजुकेशन और यहाँ का जो कल्चर है वो इंटैक्ट है, मुझे ऐसा लगता है अभी भी। शहर बहुत सुंदर है, एनवायरमेंटली बहुत अच्छा है यहाँ पे, और एक पॉजिटिविटी है इस शहर में। तो ये जो चीज़ें हैं, ये मैं यहाँ पे रियलाइज़ किया है मैंने। और जब मैं यहाँ पे कल्चरल सेंटर में था, डायरेक्टर जोनल कल्चरल सेंटर था, तो उस समय तो बहुत ही इससे देखा हमने, माटी का रंग, जो माटी के रंग है वो प्रोग्राम यहाँ पे करवाया था। बड़े सारे इवेंट्स आप करते थे? बहुत सारे इवेंट्स किए, और उस सब अलग अलग इवेंट्स, मतलब उसमें डांसेस हों, उसमें अलग अलग आर्ट फॉर्म्स हों, पेंटिंग्स के हों, या फिर फोटोग्राफी का हो, या फिर ऑक्टेव फेस्टिवल, सभी चीज़ें यहाँ पे होती रही। तो वो भी मुझे एक हर तरह का कल्चर देखने का मौका इसी शहर में मिला। तो ये हमारी पर्सनैलिटी में जो नई चीज़ें आती रहती हैं, यहाँ पे यहाँ की चीज़ों की वजह से मेरी पर्सनैलिटी पे उसका काफ़ी इम्पैक्ट हुआ। और मैं भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बेशक IPS ऑफिसर था, परंतु 3 साल मैंने कल्चर में जो काम किया, उससे मैं जो कल्चर को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डॉक्यूमेंट करने में कर पाया, मुझे लगता है कि वो एक मेरा अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा 3 साल में, कि ये चीज़ें हमको बचा के रखनी है, इन चीज़ों को हमको डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आने वाली जनरेशन्स को पता चले कि हमारा कल्चर का ये भी एक भाग हुआ करता था। जैसे हमारी रीतियाँ, हमारी बोलियाँ, हमारे जो शादियाँ होती थी पहले, वो सब एक एक चीज़ जो है ख़त्म होती जा रही है। अब हम सभी जो बाकी के कल्चर्स करते हैं वो हम भी कर रहे हैं आजकल। जैसे पंजाब का कल्चर हो गया, या फिर हरियाणा का, या फिर साउथ इंडिया, कुछ कुछ कल्चरल ट्रेट्स हमारे सबके एक जैसे होते जा रहे हैं। परंतु उस समय क्या हुआ करता था, ये हमने डॉक्यूमेंट करके रखा है। तो ये एक, मेरे को लगता है, मेरा काफ़ी कंट्रीब्यूशन उसमें रहेगा। तो SC/ZCC में सर्विस के लिए या सर्व करने के लिए आपने खुद चुना था, आपके इंटरेस्ट का विषय था, क्या कुछ था SC/ZCC से जुड़ाव का, या एक्सीडेंटली आप वहाँ चले गए? नहीं, इसमें 2-3 चीज़ें थी। जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली यहाँ थी, मेरी वाइफ भी IAS ऑफिसर हैं, जी।
तो वो भी यहाँ पे थे। तो हमने कहा कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल डेपुटेशन की कोई पोस्ट है वो हम करना चाहेंगे। तो उस टाइम ये पोस्ट वहाँ पे वेकेंट थी। और इसके अलावा हमें जो है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरी वाइफ का जॉब यहाँ पे चल रहा था, बच्चों की एजुकेशन थी, जी तो कल्चर एक अलग एक सब्जेक्ट था हमारे जी। लिए। तो और मैं एडिशनल सीपी क्राइम था यहाँ जी। पे, मैंने एडिशनल सीपी क्राइम की पोस्ट से डेपुटेशन पे मैं यहाँ पे गया। तो सोचिए, क्राइम से कल्चर में मैं गया। जी। तो ये मेरा इंटरेस्ट तो था ही, क्योंकि आज भी जैसे मैंने बताया कि प्रिजर्व करने में, तो यहाँ पे जब मैं बंदोबस्त में होता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। जैसे काली पीली इमारत है यहाँ पे, पोड़ा है, ताना पोड़ा है। तो ये जब मैं जाता हूँ तो उसको मैं प्रिजर्व करता हूँ। आज भी मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ उसकी। जी। तो पहले जब मैं था उस टाइम की फ़ोटोग्राफ्स है मेरे पास में, अभी जो पोला और ये जो मारबत हुआ वो अब की भी है। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और ये ऑफिसर टू ऑफिसर वेरी करता है, सबको नहीं होगा इसमें इंटरेस्ट, परंतु मुझे है इंटरेस्ट। अब जो फोटोग्राफ्स जो मेरी हैं, मेरी 2 एग्जीबिशंस हुई हैं जहांगीर आर्ट गैलरी में। तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए प्राउड की बात है कि मेरी सेंट्रल ऑडिटोरियम, जो उनका सेंट्रल हॉल है, उसके अंदर एक आईपीएस ऑफिसर की एग्जीबिशन लगना कल्चर के ऊपर, मुझे बहुत सेटिस्फाइंग लगा वो। तो फोटोग्राफी का था वो? और हाँ, फोटोग्राफी मतलब वो नागपुर से थी या नहीं, वो देश भर, पूरे मैं देश पूरे, भर? हाँ, पूरे देश में, क्योंकि यहाँ पे साउथ सेंट्रल जोन कल्चर सेंटर जो है उसमें 5 स्टेट्स हैं। जी। तो उन 5 स्टेट्स का कल्चर उसमें हमने ये दिखाया था। कुंभ मेला जो मैंने किया है 2003-2015 में, गुरुता गद्दी जो मैंने की है, जी। या बहुत सारे जो लोक यात्रा होती है जैसे माड़ेगांव की यात्रा, जी। तो हर एक की मैंने फ़ोटोग्राफी रखी हुई है। जी। तो वही फ़ोटोग्राफ मैंने वहाँ पे दिखाई थी। जी। जो बच्चे हैं या फिर सीनियर सिटीजन हैं, वो अपने पोतों को, पोतियों को, बच्चों को बताते हो, बघा यावेळेस असा होता। तो वो बताते हैं कि पहले ऐसी ही लोक यात्रा होती थी। अभी बच्चे नहीं देख पाते। जैसे जो बायोस्कोप जो रहता था, जी। कहाँ होता आजकल, जी। परंतु वो बताते हैं कि देखो ऐसा होता था। जी। तो ये चीज़ें जो है, मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारा जो कल्चर था और जो कल्चर है, या जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, जी। उसके बारे में बताना। जी। तो ये भी एक ऑफिसर का काम है, मेरा ऐसा मानना है। एज ऑफिसर, आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा का काम आपके जीवन का है, और कई ऐसे इवेंट्स होते हैं जहाँ पर आपको भीड़ जो है उसको नियंत्रित करना पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मालूम हुआ कि भीड़ नियंत्रण का जो पूरा का पूरा एक साइंस है, उस पे आपकी पीएचडी है और आपकी एक्सपर्टीज़ है। तो महाराष्ट्र में कई ऐसे इवेंट्स हुए हैं जहाँ पर हज़ारों और लाखों की संख्या में भीड़ होती है। उस भीड़ को किस तरीके से नियंत्रित करना, उसकी बाकायदा आपने अभ्यास किया है, पढ़ाई की है, और उसका रिसर्च पेपर भी आपका है। और अभी हम देखने वाले हैं कि महाराष्ट्र में एक और बड़ा इवेंट जो है वो कुंभ का नासिक में होने वाला है। और ये संयोग की बात है कि नासिक में जब पिछला कुंभ हुआ था तब आपने वहाँ पे बतौर एसपी काम भी किया था। तो ये जो भीड़ नियंत्रण का पूरा जो काम है, इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताएं कि ये कितना चुनौतीपूर्ण होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, और टेक्निकल कौन कौन सी बातों का बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। और अगर कोई व्यक्ति ऐसे इवेंट में जा रहा है जहां पर भीड़ है, तो वहां एक व्यक्ति के तौर पर उसे किस तरीके के एहतियात बरतने चाहिए अपनी सुरक्षा को लेकर, बनिस्बत कि वो पुलिस पर डिपेंड हो या किसी और एजेंसी पर डिपेंड हो? ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि आप देखेंगे ऑफ लेट काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं, स्टैम्पीड्स हुई हैं। अभी आपने देखा होगा चेन्नई में हुआ, उससे पहले बेंगलुरु में जब आरसीबी जीती थी स्टैम्पीड हुआ, या फिर मांड्रा देवी में यहाँ पे हुआ, या फिर 2000 जो लास्ट जो कुंभ मेला हुआ था उसमें स्टैम्पीड हुआ, अभी जो प्रयागराज में हुआ वहाँ पे स्टैम्पीड हुआ। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहती हैं ये चीज़ें। तो इनको कंट्रोल करना, कंटेन करना, मैनेज करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें सभी का रोल रहता है, कोई एक एजेंसी नहीं इसमें कर सकती, परंतु जो मुखिया रहता है, जो जिसके हाथ में बागडोर रहती है इसकी, उसके ऊपर बहुत। और उसमें जो है, अगर आप देखेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट रहती है यूनिफॉर्म। क्योंकि आप देखें कि कुछ भी अगर कुछ चीज़ होती है या किसी को कुछ पूछना होता है, यूनिफॉर्म में जो रहता है कि उनसे पूछते हैं सबसे ज़्यादा। तो एज़ लीडर जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे काफ़ी चैलेंजिंग थे, क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ मैनेज कर, जैसे 2003 का मैं बताता हूँ, मैं एसपी था वहाँ पे। तो एज एसपी जो है आपको, क्योंकि एक जैसे मैं त्र्यंबकेश्वर में था, तो वहाँ पे वहाँ की पॉपुलेशन है एक,
तो उनकी जो है उनका जब बाहर से इतने बड़ी संख्या में लोग आएंगे, लाखों की संख्या में, तो उनका जो डे टू डे लाइफ है वो उसमें काफ़ी चेंजेस जी होंगे। उनकी गाड़ियाँ जो घर तक आती थी वो गाड़ियाँ बाहर रोकनी पड़ेंगी उनको। जी उनके जो जीवन मर्रा की जो हर रोज़ की जो रहते हैं असेंशियल कमोडिटीज़ खरीदने के लिए वो पहले से स्टॉक कर लेंगे। उनके जो बाकी के रिश्तेदार भाई बंद जो आएंगे वो किस रास्ते से आएंगे। तो ओवरऑल जो है उनके घर के आसपास में इतनी भीड़ रहेगी कि उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस फील होगा उसका। इसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे साधु संत महंत आते हैं, तो उनकी रहने की व्यवस्था, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की व्यवस्था, उनकी खुद की गाड़ियों की व्यवस्था वो भी करनी पड़ती है। इसके अलावा जो है जो बाहर से भाविक आने वाले जी लाखों की संख्या में, जी तो उनके रहने की व्यवस्था, उनको प्रॉपर गाइड करने की व्यवस्था, साइनेजेस लगाने की, सीसीटीवी, ये सारी चीज़ें भी रहेंगी। और इसके अलावा जो है आपके बहुत सारे वीवीआईपीज़ आएंगे उस समय पे। जी तो वीवीआईपीज़ जो उनको कैसे हम अच्छे से वहाँ पे दर्शन के लिए लेके जा सकते हैं। मैं जब 2003 में था मेरे पास में लगभग 10,000 की फोर्स, पुलिस फोर्स, वो बाहर से आई थी। जी अब जब इतनी बड़ी फोर्स आ रही है तो उनके रहने की व्यवस्था, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके खाने पीने की व्यवस्था और उनका बंदोबस्त डिप्यूट, तो ये देखिए अब कितना कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं इसके अंदर। और सेफ्टी सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा है। जी अब सुबह अगर मान लो कुंभ मेले का पहला स्नान है, जी तो उस स्नान में सबसे पहले जो साधु संत हैं उन्हीं का ही पहला हक रहता है। जी तो जो अखाड़ा अपने अखाड़े से निकलेगा उनको एक रास्ता दिया जाएगा। पहले वो जाएंगे कुशारवत कुंड में स्नान करेंगे, फिर उसके बाद में मंदिर आएंगे, दर्शन करेंगे, फिर अपने वापस जाएंगे जी अपने अखाड़े में। ऐसे 10 अखाड़े हैं। जी तो ये पूरी व्यवस्था जो है बहुत चुनौतीपूर्ण रहती है और इसमें जो है सभी का रोल इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप कहीं भी फेल हो जाते हैं तो उसकी वजह से बहुत सारी टेंशन्स हो सकते हैं। जैसे मैंने स्टैम्पीड का बताया, अगर हमने ठीक से उसका एंट्री और एग्ज़िट नहीं रखा तो स्टैम्पीड हो सकती है, क्योंकि एक जगह की एक कैपेसिटी रहती है। उस कैपेसिटी से ज़्यादा अगर लोग वहाँ पे आएंगे तो ऑफ कोर्स वो स्टैम्पीड होगा। तो जितने लोग आ रहे हैं उससे पहले जो है लोग वहाँ से कैसे जा सकते हैं, ये चीज़ों पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अब तो जो प्रयागराज का जो कुंभ रहा है और वो जिस तरीके से सफल है उसके बाद में एक तरीके से राज्य सरकार के ऊपर में ये प्रेशर भी आ गया है और एक एजम्पशन भी है कि उतनी भीड़ अगर नासिक में आती है, त्र्यंबकेश्वर में आती है, तो उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। हालांकि सीएम साहब भी खुद इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और पब्लिकली बताते भी हैं कि जो पूरा का पूरा प्रयागराज का संगम का क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल कितना है और जी। त्र्यंबकेश्वर का कितना क्षेत्रफल है। तो क्या कुछ नियोजन इस बार कुंभ के मद्देनज़र हो सकता है। और एक सवाल ये भी है कि क्या आप 2003 में वहाँ पर रहे हैं तो किसी तरीके से आपको भी सरकार या वहाँ का जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है वो अप्रोच हुआ है क्या कि आप इसमें भी थोड़ी सी मदद करिए, कुछ नियोजन में जो है कुछ आपकी एक्सपर्टीज को बताएं, कुछ इस तरीके की बात हुई है अभी तक? देखिए ये जो है ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कोई जी एक डिपार्टमेंट या कोई पर्सनल सेंट्रिक नहीं रहती है चीज़ें, और ये काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि प्रयागराज में बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे। जी और आपने सुना होगा उस टाइम पे लगभग 300 साढ़े 300 किलोमीटर की ट्रैफिक जैम हो गया था। जी तो ट्रैफिक की व्यवस्था इतनी बड़ी करनी पड़ी क्योंकि लोग अपने वाहनों में आएंगे या फिर पैदल जब जाएंगे तो उनके लिए एक अच्छा पैसेज रखने का, तो ये चैलेंजेस होने ही वाले हैं। और क्योंकि कुशारवत जो है या त्र्यंबकेश्वर जो है काफ़ी एक नैरो जगह जी पे है, तो हमारे पास में उतना एरिया नहीं है। जी तो ये वहाँ पे ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली जो अभी वहाँ पे ऑफिसर्स हैं वो इस पे ज़रूर काम कर ही रहे होंगे, क्योंकि अगर ये नहीं किया तो इससे बहुत बड़ा केओस हो सकता है, और वो अभी शुरू ही है, ऐसा जो मुझे जानकारी है। जैसा आपने बताया कि मेरा अगर जाना होगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ये एक चैलेंजिंग चीज़ें रहती हैं, और मेरा ऐसा भी मानना है कि भी आपकी किस्मत की बात है, अगर ऐसा मौका मिलता है आपको जी काम करने का जी तो डेफिनेटली मैं तो हमेशा उत्साही रहता हूँ कि जहाँ भी आपकी आपकी पोस्टिंग हो जाके बेस्ट कीजिए अपने तरीके से। जी तो वो मैं करने की डेफिनेटली कोशिश करूँगा, और जहाँ भी मीटिंग्स होंगी जो मेरे इनपुट्स मैं दे सकता हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पे, तो मैं ज़रूर दूंगा।
जी। तो इतना ही मैं बोल सकता हूँ। भीड़ नियंत्रण की हम बात कर रहे हैं सर, कुछ दिनों पहले ही नागपुर में भी ऐसी बहुत सारी गैदरिंग्स होती हैं जहाँ पर भीड़ बहुत होती है। मुझे लगता है कि नागपुर पुलिस के लिए आपको बधाई इस महीने में भी दी जानी चाहिए कि जो एक बड़ी शोभा यात्रा होती है रामनवमी के जी दिन, हाँ, जी हाँ। तो हर साल का हम जिस तरीके से वहाँ शोभा यात्रा की व्यवस्थाएं देखते थे, और इस बार की जो हमने व्यवस्था देखी भीड़ के नियंत्रण को लेके, वो बहुत ही शानदार थी, लाजवाब थी। अलग अलग परंपरा ये है कि लोग चौक पर जमा होकर शोभा यात्रा को देखते हैं, लेकिन पूरे शोभा यात्रा के मार्ग में जिस तरीके से पुलिस के जवान मुस्तैद थे और भीड़ को जिस तरीके से नियंत्रित कर रहे थे, वो अपने आप में बड़ा शानदार था। तो इस तरीके के जो इवेंट्स होते हैं, इसमें हर इवेंट्स के हिसाब से पुलिस प्रिपरेशन करती है। और एक सवाल जो मैंने पहले पूछा था, उसका अगर आप और डिटेल में जवाब देने कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे किन बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ताकि अगर भगदड़ की घटना हो जाए या कोई और अनुप्रिय घटना हो जाए तो उसमें वो अपने आप को बचा के रखे, ना केवल अपने आप को बचाए, ताकि सारे जो उसके साथ में लोग होंगे उनको भी एक तरीके से सुरक्षित रख सके। तो कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पर खास तौर से ध्यान रखा जाना चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आपने पूछी है, क्योंकि हम लोग जो हैं आज भी, मेरा ऐसा मानना है कि हम सिक्योरिटी कॉन्शियस नहीं है। जी। जहाँ पे हम जा रहे हैं हमें उस एरिया की इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, वहाँ पे कहाँ से हमको कैसे पहुँचना है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, या कहाँ पे किस हद तक हमको रुकना है। अगर कोई साइनेजेस हैं तो साइनेजेस जो हैं इंडिकेट करते हैं कि कौन सा रास्ता कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए आप जब भी वहाँ पे जा रहे हैं। इससे पहले जो आपने बताया कि जो बंदोबस्त यहाँ पे हुए जी। हैं, और क्योंकि क्राउड का मैं कंट्रोल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो हम हमारा यही इसमें ये रहा है कि हम हर ये जो भी गैदरिंग है उसको अलग परिपक्ष में देखते हैं। जैसे दीक्षा भूमि का है, जी। वहाँ पे एक अलग से वो गर्दी होती है और क्राउड आता है, उनका अलग से एंट्री एग्जिट्स और सारी हैं। रामनवमी का बंदोबस्त हो तो उसके लिए अलग है, उर्स का कोई बंदोबस्त है तो वो है, पोड़ा का जो है वो अलग है। तो ऐसे हर एक उसमें हमारा एक, तो क्योंकि रास्ते अलग रहते हैं, जी। मार्ग अलग रहते हैं, कहाँ से शुरू होंगे कहाँ अंत होगा वो अलग रहते हैं। जी। तो हर बारी जो है हमारे ऑफिसर्स को सेंसिटाइज करना, रिहर्सल लेना, उनको ब्रीफ करने के बाद में फिर बाद में उनसे डीब्रीफिंग, और उनको क्या समस्याएं समझ में आई, तो ये जब हम सब लोगों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं तो उनको भी लगता है कि मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ। नहीं तो ऐसे होता है कि ये 15 लोग जो हैं हमारे कांस्टेबल वहाँ जाएंगे, 20 लोग वहाँ जाएंगे, पर ऐसा न करते हुए उनसे सुझाव लिए जाते हैं जी। कि आपको क्या लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो एसीपी, डीसीपी या एडिशनल सीपी, सीपी सब जगह में नहीं रह सकता, जी। वो वहाँ पे जो है उसको रिस्पॉन्सिबल करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे ऑफिसर्स काफ़ी मुस्तैदी से और काफ़ी अच्छे से ये सब चीज़ें करने में सक्षम रहे हैं। और अभी हमने इसमें एआई का भी यूज़ किया है, जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जैसे अभी दीक्षा भूमि पे हुआ या और भी 2-3 चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ पे भी आर्टिफिशियल, तो उससे क्या हो रहा है कि डेटा हमको मिल रहा है और डेटा को हम इंटरप्रेट ठीक से कर पा रहे हैं, और फिर उसके आधार पे हम आगे प्रिडिक्टिव जो पुलिसिंग रहती है वो कर पाएंगे। जी। अब इसमें जो अगर मान लो मैं हूँ, अगर मुझे जाना है कहीं पे कुंभ मेला में, तो मैं किस चीज़ का ध्यान रखूँगा, जो आपने बताया क्वेश्चन, तो उसमें यही चीज़ें हैं महत्वपूर्ण कि अगर मान लो कोई सिचुएशन हो भी जाती है तो आप पैनिक में ना आएँ। या कई बार रूमर्स उठ जाते हैं कि जो है पुल ब्रिज टूट गया, या बाढ़ आ गई है, या एक्सप्लोजन हो गया, ऐसे रूमर्स उठते हैं और उस टाइम पे बहुत पैनिक हो जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक नहीं होना चाहिए, ऐसा मैं सबको बताना चाहूँगा। और क्योंकि अगर आप खुद पैनिक हो गए तो बाकी के लोग पैनिक होते हैं और आप इधर उधर दौड़ना शुरू कर देते हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि किस डायरेक्शन में एग्जिट है, वो छोड़ के आप डिफ़िकल्ट डायरेक्शन में चले जाते हैं। और अगर मान लो कुछ हो भी जाता है तो सेफ पोस्चर अपना कैसा है, कैसे आपको बैठना चाहिए वो सिचुएशन में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी। और कौन से कहाँ सेफ लोकेशन कौन सी है, पहले वहाँ पे चले जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें एज ए सिक्योरिटी अवेयर्ड इंसान कि मैं सेफ़ कैसे रह सकता हूँ अपने आप को, अपने आसपास के वातावरण को कैसे सेफ़ रख सकता हूँ, इसके बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है जब भी हम कहीं पे जाते हैं। तो जी। एक आपका बड़ा पसंदीदा विषय है, आप उस पे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत चिंता का भी विषय है, नशा
और ऑपरेशन थंडर आप नागपुर पुलिस नागपुर में चला रही है, उस पे आप बहुत फोकस कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं और नागपुर शहर जिसकी अपनी तरफ से एक सांस्कृतिक पहचान है या अलग तरहों की अच्छी तस्वीरों वाली पहचान है, अब वो ये ड्रग्स और बाकी नशे वाला जो बातें हैं उससे कहीं ना कहीं वो छवि जो है वो तस्वीर थोड़ी सी धूमिल हो रही है। नशा कितनी बड़ी चिंता की बात है, ना केवल पुलिस के लिहाज से, ना केवल परिवारों के लिहाज से, बल्कि सोसाइटी के लिहाज से, और इसको हैंडल करने के लिए नागपुर पुलिस क्या कुछ कर रही है? देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और अगर इस पे आज नहीं हम लोगों ने कार्रवाई की या काम किया, तो हमने देखा कुछ स्टेट्स का किस तरह से बुरा हाल जी हुआ है। पंजाब उसका बहुत ही महत्वपूर्ण, हरियाणा में भी इसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हुआ था। जी या फिर आप इंटरनेशनली भी देखें, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लीगलाइज कर दिया है क्योंकि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा जी रहे हैं। तो वो सिचुएशन जिसमें कि अगर कोई अगर ड्रग्स में चला जाता है तो उससे एक तो निकलना ही बहुत मुश्किल है जी और एक पूरी पीढ़ी उसमें बर्बाद हो सकती है। देखिए, हम भी यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसा विषय है, क्योंकि अगर मेरे घर में मेरा बच्चा अगर ये कुछ कर रहा है तो मैं शर्म के मारे बाहर नहीं बताना चाहता। जी तो ये एक बहुत मेजर इशू है। तो हमने ये स्यू मोटो शुरू किया क्योंकि हमको मालूम है ये सब जगह पे हो रहा है और हम चुप बैठे हैं इसके बाद में भी, तो मुझे लगता है हम एज अ ऑफिसर फेल हो रहे हैं इस चीज़ में। तो इस चीज़ से हमने जो है इस विषय को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि ये विषय है जिसके बारे में आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है, पेरेंट्स को। अब बताइए, एक दिन जो है मेरे यहाँ पे मैं अपने ऑफिस में जो भी लोग मिलने के लिए आते हैं, मैं बाहर जाके सबसे मिलता हूँ। जी तो एक दिन जब मैं सबसे मिल रहा था तो एक महिला ने मुझे बताया कि साहब, मैं आपसे पर्सनली कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा, आप रुकिए थोड़ी देर, मैं सबको एक कर लेता हूँ उसके बाद जी में। तो जब मैं ऑफिस में गया तो महिला जब आती है मेरे पास में, वो रोना शुरू कर देती हैं। मैंने पूछा उनसे कि भाई बात क्या है। वो कहती हैं कि साहब, मेरा 16 साल का बच्चा है और वो जो है ड्रग्स में चला गया है, घर में चोरी करता है, कई बार हमारे ऊपर उसने हाथ भी उठाया है। तो हमको समझ में नहीं आ रहा हम करें क्या इसमें। तो आप सोचिए कितना गंभीर विषय है। ये तो एक महिला थी, ऐसी कितनी महिलाएं होंगी, ऐसे कितने बच्चे होंगे जो नोइंगली और अननोइंगली इसमें फंस गए हैं। पीयर प्रेशर रहता है कि यार एक बार ही कर ले, क्या होता है इसमें, तो अपन कर लेते हैं। वो तो करता है तो उसको तो कुछ नहीं हुआ। तो ये एक बारी शुरुआत और उसके बाद में पूरी ज़िंदगी जो है नर्क बन जाती है। तो हमने सबसे पहले तो इसको पब्लिक में लेके आए कि ये विषय है, इस पे बात करेंगे और हम काम करेंगे। फिर हमने काम भी इसमें शुरू किया। एक एक दिन में लगभग 850 लोगों को उठाया हमने। जी हमने बहुत सारी रेड्स करी, हमने लोगों को सेंसिटाइज़ किया। हम कॉलेजेस में गए, हम स्कूल्स में गए, जिस तरह के भी नशे होते हैं उसके बारे में। फिर हमने एक बहुत बड़ी एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की जिसमें जी ऑनलाइन थी और ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सभी स्टॉलवर्ड्स आए सब एरियाज से। तो हमने इस विषय को इस लेवल पे लेके आ गए हैं कि आज सबको सेंसिटाइज्ड हैं, लोगों को मालूम है कि ये ऐसा विषय, इससे हमको दूर रहना है, बच्चों को भी लग रहा है। और आज भी हमें जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उनमें भी हम गए कि आपके पास में जो भी लोग आते हैं आप उसको सेंसिटिवली हैंडल कीजिए, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वैसे नहीं है जैसे यहाँ पे होने चाहिए। कुछ एक सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु वो सेलिब्रिटीज़ के पास इतना पैसा है वो यूएस में जाके इलाज करवा सकते हैं, परंतु यहाँ वाला जो बच्चा है वो क्या करेगा। तो इसमें रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सभी जो भी डिपार्टमेंट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो, हम लोग हैं, कॉरपोरेशन है, हम सब लोगों को मिल के इस विषय पे काम करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि कम से कम हम इस विषय पे बात करते हैं आज, आपके साथ में हम लोग बात कर रहे हैं आज। और हम बच्चों को एक विश्वास है कि कुछ होता है तो हम पुलिस के पास में जाएंगे तो कार्रवाई होगी उसके ऊपर। ये पर एक सवाल ऐसा था कि कोई नशे के जाल में क्यों फंसता है, या क्या किन परिस्थितियों में, किन वजहों में फंसता है। और एक तो ये भी है कि जो मीडिया रिपोर्टिंग्स और ड्रग्स को लेकर या ऑपरेशन थंडर्स को लेकर हो रही है, तो उससे ये आंकड़े जो है वो बड़े चौंकाने वाले हमारे सामने आते हैं। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि आप जानबूझकर, या पुलिस ने, नागपुर पुलिस ने ये कोशिश की, ये प्रयास किया कि ये विषय गंभीर है, इसे पब्लिक डोमेन में आपको लाना चाहिए ताकि बातचीत हो। हालांकि जो आंकड़े हम देखते हैं कि इतना नशीला पदार्थ बरामद हुआ नागपुर शहर में, तो नागपुर शहर वासी होने के नाते ये भी चिंता होती है कि यार हमारा नागपुर शहर नशे के जाल में इस तरीके से
फंसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कम से कम उस पर चर्चा भी हो रही है और ये गंभीर विषय है, इस पर बात हो रही है और अपने बच्चों को, अपने समाज को इस दलदल से निकालना है, इसको लेके भी चर्चा हो रही है, इस पर भी बात हो रही है। बिल्कुल ठीक है। देखिए, अगर हम किसी विषय पे बात नहीं करेंगे तो वो वैसे ही चलता रहेगा। अब मैं इससे थोड़ा सा जुड़ के मैं जी आपको ट्रैफिक के बारे में बताना जी चाहता हूँ। देखिए, हमने एक ऑपरेशन यू टर्न शुरू जी किया है। उस यू टर्न के अंदर ये है कि हम लोग जब रात को बहुत सारे लोग शराब पी के गाड़ी चलाते थे, जी उनको लगता था कि कोई चेक तो होगी नहीं तो वो हम चलाएंगे, और एक्सीडेंट होता था। उस एक्सीडेंट में खुद की जान जाती थी या सामने वाले की जान जी जाती थी। आज मुझे कहते हुए खुशी होती है कि लगभग 70 डेथ्स अभी पिछले कुछ महीनों में हम कम कर पाए हैं। जी तो ये इसीलिए हुआ ना कि हमने प्रोएक्टिवली ये चीज़ की। जी यही चीज़ हम प्रोएक्टिवली यहाँ पे कर रहे हैं। अभी लोगों का बोलना है क्या है कि जब साहब जो पहले मिल जाती थी ड्रग्स, वो अभी नहीं मिलती। लोगों में डर है। पहले तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे मिल जाती थी, या वेप्स जो हैं, वेप इलीगल है। जी हुक्का जो है, अब हुक्के के अंदर आप हर्बल टोबैको, मुझे तो समझ में नहीं आता क्या होता है हर्बल टोबैको, बड़ा किस चलन तरह है का आजकल उसका। किस तरह का केमिकल है उसके अंदर। अगर हम उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो चल रहा है, 5 साल के बाद में पता चलेगा कि उसको तो लंग कैंसर हो गया या कुछ और कैंसर हो गया, तो उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ कि वो तो ठीक है हर्बल था, परंतु वो इलीगल है। आज उसको FSSAI ने नहीं उसको लीगल किया है, तो मैं ये जानते हो भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो कहीं ना कहीं मैं फेल हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर जा रहा हूँ। तो ये ड्रग्स के साथ में आज अगर नहीं किया तो बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें। हाँ, आपने बताया कि जब देखिए जो कार्रवाई होगी उसकी इन्फॉर्मेशन आनी ज़रूरी है, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ मीडिया का कि उन्होंने इस विषय को उठाया और पब्लिक तक पहुँचाया। तो ये इसकी पॉजिटिव चीज़ है ऑपरेशन थंडर की। एक ऑपरेशन शक्ति भी नागपुर पुलिस चला रही है, वो भी बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि। ऑपरेशन शक्ति जो है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट है। जी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में अभी एक तो केस में हमने 36 लोगों को बचाया था, जिनका कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग उनका हुआ था। उनको लाया गया था मध्य प्रदेश से और सातारे की तरफ उनको लेके जा रहे थे। मुझे जब इन्फॉर्मेशन मिली तो हमने उनको इंटरसेप्ट किया, और उसमें नाबालिग बच्चियां थी, नाबालिग बच्चे थे, महिलाएं थी, उन सबको हमने बचाया। ये तो एक ऑपरेशन का हम बता रहे हैं। इसके अलावा भी हर रोज़ कई बार कोई स्पास में, कई बार यहाँ पे जो रेड लाइट एरिया है उसके अंदर, या कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में, होटल्स में, इन सब में इस तरह के केसेस होते हैं जो कि इलीगल है, जिसमें ऐसा भी देखा गया कि यंग 18 साल से कम उम्र की बच्चियों को भी इसमें दलदल में डाल दिया जाता है। कई बार बच्चियां जो हैं उनको पता नहीं होता, घर छोड़ के भाग के आ जाती हैं या लव अफेयर में पड़ जाती हैं, और उसकी वजह से फिर वो जो जिसके साथ प्यार करती हैं वो उसको डंप कर देता है, उसको बेच देता है। इस तरह के जो केसेस होते हैं इनको कंटेन करने के लिए ऑपरेशन शक्ति शुरू किया गया है, और उसमें भी हमने डिस्ट्रिक्ट एक ग्रुप बनाया है जिसमें, और इसमें काफ़ी सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। और हमने जो सभी होटल्स हैं उनके साथ में मीटिंग की, उन्होंने एक प्लैक भी लगाया जिसमें फ़ोन नंबर दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो महिलाओं को सेव करने की ज़रूरत है, उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन पे जो एट्रॉसिटीज़ होती हैं उसको कंटेन करने की ज़रूरत है, वो सब ऑपरेशन शक्ति के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, कि वुमेन्स के लिहाज से हमारी सोसाइटी सेफ है, उसके मापदंड क्या हो सकते हैं या क्या होने चाहिए कि, और ये कहा भी जाता है कि अगर जब सुरक्षा की बात होती है तो महिलाओं की सुरक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है, तो ऐसे कौन से मापदंड हो सकते हैं जो हमारे समाज में बन जाएं और उसके बाद में हम समझें कि महिलाओं के लिहाज से हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत ही एक तरीके से सेफ हो गई है। देखिए, मापदंड जो हैं ऑलरेडी बने हुए हैं, जी उनको एक्सेप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सब लॉज हैं, स्पेशल लॉज हैं, वो डॉरी से रिलेटेड हों या फिर कोई एट्रॉसिटी हो या फिर ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, ये सब हैं। एक्सेप्ट करना इम्पॉर्टेंट है, हमको उसके बारे में एजुकेट करना ज़रूरी है। और जो बच्ची हैं, जो महिलाएं हैं, उनको उन राइट्स के बारे में मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉलेज का भाग हो गया, अवेयरनेस का भाग हो गया। पर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, महिला और बाल विकास है, पुलिस डिपार्टमेंट है, और बाकी सभी जगह पे
जैसे विशाखा कमेटी है, वर्किंग स्पेस पे अगर कुछ इशू किसी महिला के साथ में हो रहा है जी। तो वो जाके उनको बता सकती है, वो अपने वर्किंग प्लेस पे इस ऑर्गेनाइजेशन को, समिति को बता सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हमें इन चीज़ों के बारे में एजुकेशन, जो कि प्राइमरी एजुकेशन, स्कूल लेवल पे एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। लॉज हैं और लॉज इफ़ेक्टिवली काम भी करते हैं, परंतु अगर हम अपने आप को, अपने बच्चे को सक्षम नहीं बनाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है, जो छोटी बच्ची है उसको डूज़ एंड नॉट डूज़ जो हैं, डोंट्स जो हैं, इसके बारे में जब तक नहीं बताएंगे तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं कम पड़ेंगे। मेरे मायने में सेफ़ सोसाइटी वो है जब कोई भी महिला रात को रेलवे स्टेशन से उतर के अपने घर तक सेफली पहुँच सकती है, वो मेरे लिए सेफ़ है। मेरे लिए ये सेफ़ है कि उसके घर में उसके ऊपर कोई एट्रॉसिटी नहीं हो रही है, वो मेरे लिए सेफ़ है। तो ये मापदंड हैं। और ये काफ़ी, मैं नागपुर के बारे में बोलना चाहूँगा, नागपुर इज़ अ सेफ़ सोसाइटी। आज भी रात को कोई भी महिला, कोई भी बच्ची घूम सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर कोई उनको तकलीफ़ देता है तो उसके लिए हमारी पुलिस दीदी हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर्स हैं, हम उस पर इमीडिएटली ये करते हैं। इनफैक्ट हमने तो ये भी शुरू किया हुआ है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कोई वाहन की ज़रूरत है रात को, हमारे कंट्रोल रूम को अगर आपने फ़ोन किया तो हमारी गाड़ी आएगी और आपको हेल्प करेगी आपको घर तक पहुंचाने में। एक और बड़ी दिक्कत जो है वो सर इन दिनों बहुत हो रही है कि छोटी छोटी बातों में बड़े बड़े अपराध का हो जाना। मैं क्राइम की साइकोलॉजी को आपसे समझना चाह रहा हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा होगा। एक बात तो हम कह देते हैं कि अपराध बढ़ रहा है तो उसके लिए पुलिस जिम्मेदार है, लेकिन पुलिस हर जगह मौजूद नहीं हो सकती है, ये सबको मालूम है। और हम क्राइम की वजहें जब देखते हैं कि किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने गाली बक दी, तो आप उसका मर्डर कर दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की साइकोलॉजी बन रही है और इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत छोटी छोटी बातों में पहले हम देखते थे कि क्राइम जो होता था उसको ऑर्गेनाइज वे में कहीं क्राइम हो रहा है, बड़े बड़े विषयों पर क्राइम हो रहा है, लेकिन आजकल बहुत छोटी छोटी बातों में बहुत बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह आपको क्या लगती है? ऐसा क्या हमारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है जिसकी वजह से ये दिक्कतें आ रही हैं? इसमें जो मेरा, मुझे जो लगता है वो साइकोलॉजी जो है अपनी, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी। और ये काफ़ी हमारी चर्चा भी हुई है साइकोलॉजिस्ट के पैनल से भी। जैसे चाइल्ड बिहेवियर है, जी। कोई बच्चा क्रिमिनल एक्ट क्यों करता है, तो वो जब हमने उनसे बात की तो कई बार तो उसका मेंटली ही वो इंक्लाइंड होता है उस चीज़ के लिए। या फिर जैसे अब परसों का एक इंसिडेंट है, पेट्रोल पंप था, वहाँ पे जो है जो लाइन लगी हुई थी, एक जो है दूसरा लाइन तोड़ के जी। गया और वहाँ पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। जी। 307 का केस हमने दाखिल किया जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का। जी। तो इस तरह की अब ये जो चीज़ है, अगर वहाँ पे वो सॉर्ट आउट कर सकते थे जी। कि भाई ठीक है, इसको जल्दी है तो इनको हम अलाउ कर सकते हैं, अगर है जेन्युइनली, नहीं है तो उसकी ये ड्यूटी थी कि वो लाइन में लगे रहें। तो ये जो है ये फेवरेटिज़म या फिर जो है ईगो, इन चीज़ों में जो है बहुत हुआ है। और जब कई बार हमने देखा है कि ड्रग्स हो, दारू हो, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ऐसे केसेस में। अभी जब हम देखते हैं स्पेशली जो सुइसाइड्स होते हैं, जी। उसमें दारू का बहुत ही मेजर रोल है कि तो वो दारू पीता था और इसकी वजह से उसने जो है कंट्रोल नहीं कर पाया और उसने अपनी आत्महत्या कर ली। या फिर जो कई बारी जो केसेस हुए हैं मर्डर के केसेस में भी, उसमें भी दारू पी रहे थे तीनों दोस्त और दो का झगड़ा हुआ एक से और एक को मार दिया। तो ये बहुत बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। तो अपन वो लोग जो है अपना सेल्फ कंट्रोल ही खो देते हैं इसमें। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक स्टेटस, कहीं ना कहीं आपका एजुकेशन, कहीं ना कहीं पे आपका लॉ के बारे में इग्नोरेंस, ये सारे फैक्टर्स हैं जो मुझे दिखाई देते हैं। और स्पेशली जैसे कुछ इश्यूज़ हैं जैसे स्लम एरियाज़ में, जहाँ पे माँ बाप जो हैं काम के लिए निकल जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उन छोटे बच्चों के ऊपर एट्रॉसिटी होना या फिर उनकी वो किसी गलत चीज़ में चले जाना उनका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, ये मुझे लगता है। पेशेंस कितना ज़रूरी है और आजकल क्या लोग पेशेंस को ख़त्म कर रहे हैं इसलिए, या पेशेंस उनके अंदर से ख़त्म हो रहा है इसलिए क्राइम ज़्यादा बढ़ रहा है? हम जैसे कि एक छोटी सी बात है कि आपने बताया अभी कि लाइन कोई क्रॉस करके चला गया और इसमें 307 का गुना जो है वो दाखिल हो गया। अगर दोनों में ही अंडरस्टैंडिंग होती, मान लीजिए कि अगर वो आगे भी चला गया
जिसके आगे गया है उसमें अगर पेशेंस रहता तो संभव है कि वो ये अपराध नहीं होता। जो आगे जाने वाला है वो अगर नियम को पालता या उसके मन में पेशेंस रहता कि मैं थोड़ी देर के बाद में पेट्रोल भरा लूँगा तो भी अपराध नहीं होता। तो क्या पेशेंस कम हो रहा है? और पेशेंस कम हो रहा है अगर इन जनरल वे में अगर आप बताइए कि पेशेंस कितना महत्वपूर्ण है और पेशेंस को कैसे बढ़ाया जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इनफैक्ट पेशेंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी की भी लाइफ में। और पेशेंस जो है इंटरनेशनल जो स्टडीज़ हुई हैं जी। वो कम हो रहा है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे आजकल जो हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेरे को इमीडिएटली मुझे जो है रिकग्निशन मिलना चाहिए, ऐसा हो गया है। मैं अपनी फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उसको काफ़ी लाइक्स मिलने चाहिए। और मैंने अगर कुछ ऑर्डर किया है किसी भी फास्ट फूड का तो इमीडिएटली मेरे घर पे आना चाहिए। ऑनलाइन मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, फट से मेरे को आना चाहिए। ऐसी मैं नाम नहीं लेना चाहता कुछ जो इसमें डील करते हैं चीज़ें। तो ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट सॉल्यूशन चीज़ों का उसमें फंस गए हैं आजकल लोग। ये एक बहुत ही मेजर चीज़ हो रही है। तो इसको कैसे कंटेन कर सकते हैं वो अभी जो है, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय बन गया है तो इसको करना काफ़ी वो लगेगा। परंतु आपका पेशेंस लेवल आप कैसे बढ़ा सकते हैं वो आपके, जो मैं पर्सनली इसमें आप करता अगर हूँ। एडवाइस दें तो मैं खुद जो है मैं हर रोज़ जो है मेडिटेट करता हूँ। मेडिटेशन से मेरे को एक चीज़ ये समझ तो में आती है। मेडिटेशन का सर कौन सा फॉर्म करते हैं? क्योंकि उसके भी अलग नहीं, अलग वो फॉर्म है। मेरा बिल्कुल नॉर्मल, मैं अनुलोम विलोम करता हूँ, मैं भ्रामरी करता हूँ और उसके बाद में मैं फोकस करता हूँ अपने श्वास पे। और उससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। कोई 15-20 मिनट, आधे घंटे का जो समय मिलता है, उसके बाद में पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, थकान नहीं रहती है, अपने ऊपर कंट्रोल रहता है। क्योंकि मैं जब ऑफिस में बैठता हूँ मेरे पास में 1000 तरह के लोग आते हैं, छोटे बच्चे से लेके कुछ जो कोई मेडल जीत के आया तो वो भी दिखाता है कि सर देखो मैं मेडल जीत के आया हूँ। या मेरे पुलिस वालों के बच्चे हैं वो आते हैं, या फिर कोई महिला आती है, या कोई सीनियर सिटीज़न आता है, फिर मेरे ऑफिसर्स ही आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। तो ये सारी चीज़ें पूरे दिन की सर्कस रहती है। या रात को फ़ोन आ जाता है कि साहब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरी सुनी नहीं जा रही है पुलिस स्टेशन में। तो ये पूरा 24 घंटे का है। तो जो मैं मेडिटेशन में कम से कम मेरे को ये सुकून मिलता है और अपने ऊपर कंट्रोल करने का काफ़ी एक जरिया मिलता है। तो इसलिए मैं मेडिटेशन करता हूँ। जब मैं ब्रीदिंग कर रहा होता हूँ तो मैं विजुअलाइजेशन भी करता हूँ, मैं सेल्फ टॉक भी करता हूँ और सेल्फ फोकस तो रहता ही है। तो इसका मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ। और इसके बाद में मैंने कुछ एक्टिविटीज़ जैसे आयरन मैन मैंने किया है, मैंने डेक्कन क्लिफ हैंगर किया है 643 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप साइकिलिंग। तो इसमें भी मुझे उसका फ़ायदा हुआ है। क्योंकि एक सिचुएशन के बाद में, एक डिस्टेंस के बाद में आपकी बॉडी गिव अप करना, क्योंकि वो थकती है, परंतु आपका दिमाग जो है वो बोलता है कि नहीं नहीं तुमको गिव अप नहीं करना। क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तुमको। अगर सीपी करके या रविंदर सिंगल अगर फेल होता, वो लगे यार ये नहीं कर पाया, तो एक मन में एक वो रहता है। तो उस समय पे मन जो होता है, हमारा जो माइंड रहता है, वो खेलता है हमारी बॉडी के साथ में कि तुम कर सकते हो और तुमको करना ही पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारा जो माइंड है उसको स्ट्रॉन्ग करना हमारे हाथ में, हम कर सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना कि पेशेंस नहीं है, ईगो नहीं, ईगो हो गए, ये हो गए, तो इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आयरन मैन का जिक्र आपने कर दिया, मैं उस पर आना भी चाहूँगा। अब मैं आपके साथ में बैठ के ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ, मैं आपको देख रहा हूँ और अपने आप को देख रहा हूँ, मेरी तोन निकली हुई, तो मैं थोड़ा सा शर्मिंदा भी महसूस कर रहा हूँ कि आप इतने फिट हैं, इस एज में आप इतने फिट हैं। मैं तो अपने काम में आपके मुकाबले कुछ भी व्यस्त नहीं हूँ, जितना काम आपको है, जितना टेंशन काम का आपको रहता है, उसके बाद में भी आप ये सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। आपका लाइफ पूरा एक तरीके से आप मैनेज कर रहे हैं, जिसमें आप हेल्थ पर भी फोकस कर रहे हैं, सोसाइटी पर भी फोकस कर रहे हैं, आपका जो जॉब है उस पर भी फोकस कर रहे हैं। तो कुछ टिप्स आप बताते हुए चलिए। और आयरन मैन वाला जो है उसका बड़ा जिक्र होता है और आपके लगभग हर पॉडकास्ट में, हर बातचीत में इस बात का जिक्र होता है कि आपने बड़ी मुश्किल जो है वो परीक्षा होती है उसको आपने पार किया। तो उसको आपने कब ठाना और आप उस एज में करेंगे, इसका निश्चय किस तरीके से हुआ? और कुछ जो बातचीत मैंने आपकी सुनी है कि उसमें आपने बताया कि आप स्विमिंग थोड़ा सा आपको अच्छे से नहीं आती थी, फिर आपकी बेटी ने आपको ट्रेन किया, उसके साथ में आप ने फिर सीखा और उसके बाद में इसमें आप गए और उसे कंप्लीट भी किया।
बिल्कुल। ये काफ़ी चैलेंजिंग मेरे लिए रहा। और मैं नासिक में सीपी था जी। और वहाँ पे एक अच्छा माहौल था साइकिलिंग का। जी। परंतु उससे पहले जब मैं मुंबई में था तो मैंने रनिंग शुरू किया था जी। अच्छे से। और मैंने कुछ लॉन्ग डिस्टेंस मतलब फुल मैराथन्स की थी, हाफ मैराथन्स की थी। तो रनिंग पे मेरा काफ़ी अच्छा ये था। जब मैं नासिक में कमिश्नर करके आया तो वहाँ पे साइकिलिंग मैंने शुरू किया। जी। तो साइकिलिंग बड़ा अच्छा हो गया कर वो था। तो हम ऐसे ही बात कर रहे थे, मैंने सुना था किसी का कि भाई किसी ने आयरन मैन किया, तो मुझे जी। मालूम नहीं था आयरन मैन है क्या। जी। तो बताया गया कि भाई आयरन मैन सबसे टफेस्ट इवेंट होता है। और उसके अंदर जो है 3 चीज़ें होती हैं। जी। उसमें स्विमिंग शुरू होता है, उसमें 4 किलोमीटर का स्विमिंग होता है, उसके बाद में 180 किलोमीटर्स का साइकिलिंग होता है, और फिर उसके बाद में 42 किलोमीटर्स का फुल मैराथन जी। होता है। और हर चीज़ के लिए उसमें समय दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको ख़त्म करना जी। है। तो ये जब चीज़ें चल रही थी तो उस समय जैसे मैंने बताया कि एक मैं साइकिलिंग वहाँ पे शुरू किया था। तो डेक्कन क्लिफ हैंगर मैंने किया था, जी। जो कि 643 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप साइकिलिंग है। तो ये पूना से शुरू होता है जी। और गोवा तक जाता है। जी। और उसमें अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे 4-5 घाट हैं, जो कि जी। बहुत मेजर घाट है, स्टीप है बिल्कुल। जी। तो वो सब पार करके आपको गोवा तक जाना है। तो ये मैंने 38 आवर्स में किया था, तो बहुत टफ था। तो ये करने के बाद में जब मैं इसकी बात जब चल रही थी तो साइकिलिंग हो गया था मेरा ये था। तो फिर मैंने कहा यार स्विमिंग तो आता नहीं है मेरे जी। को, तो इतना ज़्यादा क्यों, मैं नेशनल पुलिस एकेडमी में हमको स्विमिंग पास करना होता, वो हमने किया था। जी। और मैक्सिमम स्विमिंग जो मैं हाफ किलोमीटर मतलब 500 मीटर तक कर सकता था, पर वो भी बहुत बड़ा गैप हो गया था। जी। और आप सीपी, आपकी उम्र बढ़ चुकी है, जी। मैं 50 का हो गया था। जी। तो उस समय पर डिसाइड किया कि भाई करें कि नहीं। तो मैंने कहा नहीं ठीक है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो शुरुआत की। तो मेजर जो मेरे को प्रॉब्लम आई थी वो आई थी अपनी स्विमिंग में। जी। तो स्विमिंग क्या होता है, स्विमिंग पूल में आप कर रहे हैं तो आपको नीचे सब दिखाई देता है, ब्लू टाइल्स लगी होती हैं और आप आराम से कर लेते हैं। जी। परंतु जो ओपन वाटर होता है उसमें पूरा काला रहता है, अंधेरा रहता है नीचे। जी। एक तो वही बहुत डरावना रहता है। और फिर आपको फ्रांस जैसी जगह जो मैंने चूज़ की थी वहाँ पे टेम्परेचर पानी का इतना ठंडा होता है कि आप सस्टेन कर पाओगे कि जी। नहीं, वो एक दूसरा चैलेंज था। जी। और 4 किलोमीटर, मतलब 4 किलोमीटर जब आप स्विमिंग कर रहे हैं तो आप अकेले हैं पानी में, जी। आसपास में सब लोग कर रहे हैं, वो जा रहे हैं। जी। तो आपका माइंड सेट वो ऐसा होना चाहिए कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जी। वहीं से शुरू होती है। तो उसमें फिर मैंने ये किया कि भाई एक ही स्ट्रोक हम कर पाएंगे कि नहीं। नहीं, बोले 2-3 स्ट्रोक्स आपको आने ही चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रोक में अगर आप थक गए तो दूसरा स्ट्रोक आपको आना चाहिए जो कि जी। आपको हेल्प करे। तो मैं फ्री स्टाइल जानता था, तो फिर मैंने ब्रेस्ट स्ट्रोक फिर शुरू किया। जी। तो इंसिडेंटली मेरी जो बेटी है, हम दोनों ने ही उस टाइम पे ट्राई किया था कि हम साथ में करेंगे। जी। तो उसने मेरे को काफ़ी चीज़ें सिखाई इसमें, कुछ मैंने यूट्यूब पे देखा। तो वो फिर उसकी वजह से जो है मैं सीख पाया, और मेरी बेटी का भी काफ़ी अच्छा उसमें मेरे को सपोर्ट रहा। जी। तो फाइनली हमने दोनों ने फ्रांस में जाके किया। हम्म। इसमें एक चीज़ हो गई कि इसमें मैंने तो कर लिया, जी। और मेरी बेटी जो है उसमें 5 मिनट जो है वो ज़्यादा उसने साइकिलिंग में टाइम ले लिया, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अच्छा। वो भी यंगेस्ट नहीं तो उस टाइम पे जो है कर रही थी। परंतु उस बच्ची ने दोबारा गिव अप नहीं किया, जी। दोबारा से ट्रेनिंग शुरू की। दोबारा वो जो है ऑस्ट्रेलिया में गई और वहाँ जाके उसने compete किया 2.5 महीने के बाद में। जी। तो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ कि डोंट गिव अप इन लाइफ। हमारे पास में फेलियर्स आते रहेंगे, पर फेलियर्स पे रुक जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उस फेलियर के आगे जाके दोबारा स्ट्रगल करना और जीतना, वो जज्बा रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पर ये सर मोटिवेशन कहाँ से आता है? अब जैसे मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि हर महीने ये सोचता हूँ कि मैं जिम जाऊँगा, मैं जिम जाऊँगा, लेकिन मैं जिम जा नहीं पाता, या इतने किलोमीटर वॉक करूँगा, नहीं कर पाता हूँ। प्रयत्न होता है, मन चाहता है करना है, लेकिन कर नहीं पाता है। तो आप 50 साल की उम्र में आप इतनी कठिन परीक्षा देने जा रहे हैं, उससे आपको हासिल कुछ नहीं होने वाला है। मतलब बिल्कुल सही मैं बात। ये है कि आप स्वास्थ्य के लिहाज से आपको कुछ हासिल हो जाएगा, लेकिन आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप सक्सेसफुल हैं, सोसाइटी में आप ऐसी पोजीशन को सर्व कर रहे हैं जहाँ आपको सम्मान भी है। तो एक जीवन के तौर पर अगर हम देखें तो आपके पास में वो सब कुछ है, बावजूद उसके आप
इस तरीके की चुनौती को स्वीकार करते हैं, उससे बहुत कुछ आपको हासिल कुछ होने वाला नहीं है। एक तरीके से अगर हम बिल्कुल देखें, सही बोल आपके पर्सनैलिटी में एक चीज़ ऐड ऑन हो जाएगी। तो फिर भी इस तरीके की चुनौती लेके आपको कुछ तो अलग करना है। ये मोटिवेशन कहाँ से आता है, और इस मोटिवेशन को अपने आप में पैदा करके आप अपनी पर्सनालिटी को कितना मजबूत बनाते हैं, या आप अपने आप में कितने मजबूत होते हैं, अगर आप समझाना चाहें तो? कठिन है समझाना, जी। परंतु जो मुझे लगता है पर्सनल एक्सपीरियंस में वो ये है कि एक तो हम लोगों को सबको ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम सबके पास में 24 घंटे हैं। जी। 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे ऊपर है। जी। हम भी जो है पूरा टाइम टीवी देख सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे रह सकते हैं, रील्स दूसरों की देख सकते जी। हैं जिससे हमको कुछ फ़ायदा नहीं हो जी। रहा। हम ऐसे ऐसे करके कई घंटे उसमें हम आपकी निकाल भी देते देखते हैं सर, आप शायद वो आप देखते होंगे। मैं वो अपलोड करता हूँ जिससे कि हाँ, दूसरों को फ़ायदा हो, मोटिवेशन मिले और मोटिवेशन हो। आप तो वो जिम करने, करते हैं जैसे मैंने उसकी। आपको बताया कि मैं यूट्यूब पे स्ट्रोक कैसे करने का मैंने यूट्यूब पे भी जी। सीखा था, मेरी बेटी ने भी मुझे बताया। जी। तो आपको किस तरह का कैसे फ़ायदा उठाना है ये आपके ऊपर है, जो जी। 24 घंटे मैंने बताया। जी। तो एक ये चीज़ है। दूसरा जो मैंने अपने जीवन में देखा है वो ये है कि पॉजिटिवली आप रहिए। कोई जो चीज़ आ रही है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि नहीं तो जैसे मैंने किसी का अगर मैंने कोई काम किया, वो मुझे थैंक्स बोले, मेरे पास में आए की साहेब तुमच्यामुळे माझं काम झाला, ऐसा ऐसा वो एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी चाहिए, ऐसा ये मेरा मानना है। आप कर दीजिए, भूल जाइए। मैं बिलीव करता हूँ पावर ऑफ सुपरनेचुरल या फिर कॉस्मिक पावर में। आप जो अच्छा करते हैं उसका आपको रिजल्ट हमेशा मिलेगा और मिलता है वो रिजल्ट। तो एक पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में रखना। कई बार हम ये होता है कि मैं नहीं कर सकता, ये आपको कुछ टास्क दिया जाता है, मैं नहीं करूँगा, तो वहाँ से शुरुआत होती है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि नहीं यार मैं ट्राई करूँगा, आप मुझे दे दीजिए, मैं करूँगा, और जनरली 99.9% वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो मेरे पास में भी बहुत सारे वो रहते हैं कि मैं मना कर सकता हूँ कि भाई मैं क्यों जाऊँ, ये तो आप किसी और को पोस्ट कर दीजिए वहाँ पे। ऐसी सिचुएशंस आई हैं। जी। बट मेरे को लगता है नहीं यार ये एक अपॉर्चुनिटी है, मैं जाके उसको करूँगा। तो ये पॉजिटिविटी आपकी हर एक चीज़ के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो ये मैं चाहूँगा कि उस पर लोगों को ध्यान देना। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए बहुत ज़्यादा। हम ह्यूमन बींग्स हैं तो रहती है एक्सपेक्टेशन, परंतु उस समय आपकी मेडिटेशन आपको हेल्प करती है। जी। आप करते हैं ना तो आप शुरू होते हैं, आपको याद ही नहीं रहता आपने कितने लोगों के लिए क्या क्या कर दिया। कभी तो भी वो होता था आप उस टाइम वहाँ थे तो आपका एक फ़ोन गया था, मेरी वाइफ का ट्रांसफ़र हो गया था, वो मुझे तो मालूम भी नहीं है, और उस आदमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। या किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, तो ये मुझे लगता है कि हम ट्राई करें। तो वो ट्राई जो हम जो करते हैं तो जनरली चीज़ें हो जाती हैं। तो ये एक ग्रैटिट्यूड, जब जो है भगवान ने मुझे इस पोजीशन पे दिया है तो मुझे उसका कुछ ना कुछ काम देना चाहिए सोसाइटी को। जो भी चीज़ें आज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये करके मुझे जाना है यहाँ से 2, 2.5, 3 साल के बाद में। परंतु जब मैं वापस आऊँ तो 4 लोग हों जिनसे मिले कि हमने मिलके ये चीज़ की थी। तो कितनी एक वो रहेगी, एक पॉजिटिविटी, एक अपनापन कि यार हमने किया था। तो ये चीज़ें हम याद जो है, मेमोरीज़ जो है क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, और मैं इसमें बिलीव करता हूँ। अपने आसपास आप किस तरीके के लोगों को पसंद करते हैं, या किस तरीके का माहौल आप रखना चाहेंगे? आप एज अ लीडर, आप एक नागपुर शहर का जो पुलिस विभाग है उसके आप लीडर है, और बहुत हद तक लीडर पर ये तय होता है कि उसके नीचे का सिस्टम किस तरीके से काम करेगा। तो आप किस तरीके का माहौल अपने इर्द गिर्द रखना पसंद करते हैं, और कैसे लोगों को आप पसंद करते हैं? और क्योंकि आपकी जो टीम होगी, आपका जो इन्वायरमेंट होगा, उससे बहुत कुछ आप जो काम करना चाहते हैं वो बहुत हद तक उस पर निर्भर होगा। तो आप किस तरीके से काम करना पसंद करते हैं, कैसे लोगों को पसंद करते हैं? मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो कि पॉजिटिव हैं, जो नकारात्मक नहीं हैं। क्योंकि जो शुरू में बोले शंका जिसको आ जाती है ना वो कर ही नहीं पाता। तो जो आदमी पॉजिटिव, हाँ सर हम करेंगे, कोशिश करेंगे, वो लोग मुझे पसंद आते हैं। आप सब चीज़ें नहीं कर सकते, परंतु हम कोशिश तो कर सकते हैं। तो ऐसी मेरी टीम है, और तभी जो है जो भी चीज़ें हमने टास्क यहाँ पे लिए हैं तो वो सभी जनरली वो सब चीज़ें की हैं। जैसे यहाँ पे किसी के जो से पालना घर नहीं था, यहाँ पे शूटिंग रेंज नहीं था यहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें जो कि या फिर हमने जो जनरल चैम्पियनशिप, हमारी 8,000 की मैन पावर है,
महाराष्ट्र स्टेट पुलिस ड्यूटी मीट जी 8,000 की, और मुंबई और बाकी सबकी इतनी ज़्यादा है। हम 2 बारी जनरल चैम्पियनशिप जीत पाए यहाँ जी। पे। और एक और चीज़ भी कुछ समय के बाद में आपको पता चलेगी कि ये है। तो हम जो है बिल्कुल इस तरह के लोग जो कि फोकस वे में, जो टीम प्लेयर हैं, जो एक दूसरे में बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों की टीम में मैं विश्वास रखता हूँ। जो और वही लोग मेरे साथ में हैं जो नेगेटिव रहते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो डेवलप नहीं करना चाहते फर्दर, तो उनसे मैं दूर रहना चाहता हूँ कि ठीक है आप ये कीजिए, आप खुश रहिए, परंतु मेरे पास एक शॉर्ट टाइम है, 2 साल 2.5 साल है, इसमें मैं जो मैक्सिमम कर पाऊँगा, जो मेरे साथ में खड़े होंगे वो मेरे साथ में चलेंगे और हम उनके साथ में करेंगे। ये जो आपकी स्पिरिट है, शायद हम ऐसे तस्वीरें भी देखते हैं कि पुलिस का स्पोर्ट्स डे होता है तो आप अपने ऑफिसर्स के साथ में रस्सी हाँ, बिल्कुल। खींचने वाला भी खेल खेलते हैं और अन्य तरह के जो है खेल वो भी खेलते हैं। एक बड़ा ज़रूरी सवाल ये भी है कि आजकल के समय में कई तरह की दिक्कतें जो है वो सोसाइटी को, एक डिजिटल अरेस्ट का भी सर बड़ा इस इन दिनों बहुत ये क्राइम बढ़ रहा है और लोगों को बड़ा नुकसान हो रहा है इससे। इससे कैसे बचा जा सकता है, अगर आप कुछ टिप्स दे सके, सीख दे सके। होता ये है कि लोगों को मालूम होता है कि ये चीज़ गलत है या उसके हाथ से कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस जाल में, साइबर ठगों के जाल में व्यक्ति फंसता जाता है और एक बड़ा नुकसान कर लेता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी ये जो आप बता रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है। ये चीज़ होती ही नहीं है, कायदे में ही नहीं है, कानून में ही नहीं है। तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है आप इसको दिमाग से निकाल दीजिए। तो ये तो है नहीं। अब इसमें जो है कोई भी ऑफिसर, जैसे यहाँ का एक केस हुआ था कुछ दिन पहले, तो कोई सीनियर ऑफिसर मेरे रैंक का ऑफिसर कभी उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको ऐसे जी। अरेस्ट कर लेंगे कि आप जा नहीं सकते। इस तरह का जब भी आपके साथ में कभी फ़ोन आता है कि आपने ऐसे ऐसे किया है, इमीडिएटली आप उसको जो है अपने इंटरनेट को बंद कर दीजिए और उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे को दीजिए। 1930 पे जो है आप बताइए, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। या फिर आपके पास में कभी भी कोई अननोन लिंक आता है तो उस लिंक को कभी आप क्लिक मत कीजिए, क्योंकि वो जो है आजकल ऐसी फाइल्स आती हैं जिसको APK फाइल वगैरह बोला जाता है कि आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन या पूरे आपके मोबाइल या कंप्यूटर का कंट्रोल दूसरे आदमी के पास में चला जाता है। तो आप इस चीज़ से इसके बारे में आप ज़रूर जागरूक रहिए। किसी को भी अननोन को दोस्त मत बनाइए। मेरे जो है 20,000 फ्रेंड्स हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास में अल्टीमेटली जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके 2 दोस्त ही बहुत होते हैं। अननोन फ्रेंड्स को सोशल मीडिया पे बनाना कि मेरे इतने हज़ार फ्रेंड्स हैं, कुछ मैटर नहीं करता। आपकी जो फ़ोटोग्राफ्स हैं, जो आपकी वीडियोज़ हैं, पर्सनल वीडियोज़ हैं, उसको डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी लाइफ में, परंतु क्रिमिनल्स को है। जब आप जाते हैं यहाँ से कि मैं अभी गोवा जा रहा हूँ, पहला फ़ोटो एयरपोर्ट से अपलोड करते हैं, जी। दूसरा पहुँचने के बाद अपलोड करते हैं, और सेकंड डे का करते हैं अभी हम इस बीच पे हैं, और उसके बाद में उसको मालूम चलता है कि आपका लोकेशन रहता है फेसबुक पे, आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, और वो फट से जाके आपके यहाँ पे चोरी होती है और पूरा सामान चला जाता है। आप सोच रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूँ, बहुत बड़ा कुछ हासिल कर रहा हूँ, जी। तो ये गलत है। या हमारी पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स डालना भी, क्योंकि वो मॉर्फ करके आपको ब्लैकमेल किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं सोशल मीडिया के थ्रू। तो अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करना चाहते हैं तो उसके डूज़ एंड डोंट सीखिए ना, कि भाई मेरे को क्या अपलोड करना है, क्या कमेंट करना है, क्या फॉरवर्ड करना है, मैं फाइनेंस की डिटेल्स क्यों डालूँगा, मैं डिजिटल अरेस्ट कुछ है ही नहीं। या आप बिल्कुल ये स्ट्रांगली इन चीज़ों में बिलीव कीजिए, और ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस है, आप हमें बताइए, हम उसके ऊपर। अभी जो केस हुआ मैं बता रहा जी। था, उसमें 21 लाख रुपए एक महिला के गए थे, सीनियर सिटीज़न। उसके हमने कोशिश करके लगभग 12-15 लाख रुपए हम अभी तक उनके रिकवर कर चुके हैं। तो जैसे ही आपके साथ कोई अगर इंसिडेंट होता है, तो अगर उन्होंने इमीडिएटली जो स्पेशली गोल्डन आवर जो बोलते हैं, अगर उसमें उन्होंने बता दिया इन्फॉर्मेशन, तो इमीडिएटली जो अकाउंट्स हैं उनको हम फ्रीज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो अवेयरनेस रहना बहुत ज़रूरी है। तो आप सेफ़ रहिए, रिस्पॉन्सिबल रहिए इंटरनेट के ऊपर। पर ये लोगों के साथ में कैसे होता है, कैसे होगा इसकी भी अगर आप साइकोलॉजी बता दें कि किस तरीके से होता है, तो मुझे लगता है कि आपके माध्यम से जो इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, आपको सुन रहे होंगे, वो समझ सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें उनके साथ में हो रही है, तो ये वो डिजिटल अरेस्ट की तरफ जा रहे हैं। जी। और इस
अगर ये चीज़ हो रही है, इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, तो उन्हें ये चीज़ें करनी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा ट्रैप किस तरीके से होता है? देखिए, ये ज़रूरी है, जैसे आपके पास में कोई फ़ोन आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी। आपको। आपके पास में फ़ोन आएगा कि आपका पार्सल आया है, पार्सल के अंदर ड्रग्स थी, तो वो ड्रग्स जो हैं आपके यहाँ से आई हैं, हमारे पास में पूरा प्रूफ है, तो आप के हैं, तो आपको इसलिए हम लोग अरेस्ट कर रहे हैं, और ये डिजिटल अरेस्ट है। आप जो है अपने घर के अंदर रहेंगे, और जब तक हम बोलेंगे नहीं, आप रूम से बाहर नहीं जा सकते, और ये इन्फॉर्मेशन किसी से शेयर भी नहीं करेंगे। वो बोलेंगे हम सीबीआई से हैं, हम कमिश्नर पुलिस चेन्नई ऑफिस से बोल रहे हैं, हम दिल्ली पुलिस से बोल रहे हैं, ऐसा बताया जाएगा आपको। तो ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होती हैं। इसमें लॉ की तरफ से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं, और आप अपने एडवोकेट को, लॉयर के साथ में उनको जवाब दे सकते हैं जब वो फिज़िकली आपके पास में आते हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ नहीं है, आपने कब पार्सल भेजा ही नहीं है किसी को, तो आपके पार्सल में क्या मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपने जो है पैसा भेजा था, और हमें जो अकाउंट से पता चला है कि आपके अकाउंट से पैसा, या आपके अकाउंट में कुछ पैसा गलत सोर्सेज से आया है, तो ऐसा भी कई बार होता है। आपने जब दिया ही नहीं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम लोग घबरा जाते हैं, इस घबराहट का फ़ायदा आगे वाला इंसान उठाता है। क्रिमिनल्स की ये मोडस ऑपरेंडी है। वो 3-4 लोग बैठते हैं स्टूडियो में, और वहाँ से इस तरह की चीज़ें करते हैं, और आपको लगता है ये सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई नहीं है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जिसमें, क्योंकि जिसके साथ में शुरू हो रहा था, उसने अपने पड़ोसी को, अपने बच्चों को, अपने पास में पुलिस को बता दिया, और उसकी वजह से हम लोग उसको अरेस्ट कर पाए। बहुत सारे केसेस में हमने राजस्थान से लोगों को अरेस्ट किया है, हमने झारखंड से लोगों को अरेस्ट किया है, हमने अभी जो लेटेस्ट केस में तो जो है इंटरनेशनल उसके लिंक्स मिले हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश इसमें कर रहे हैं कि आप इससे बचें, परंतु आपको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई भी इस तरह के अननोन लिंक्स आते हैं, आप मत खोलो। अगर खोल भी लिया है, तो आप इमीडिएटली उसको जो है डिस अलाउ कर सकते हैं, या फिर उसके बारे में बता सकते हैं। आप सेफ़ रहिए, जैसा मैंने बताया। सर, चलते चलते एक और सीख मुझे लगता है कि आपसे इतनी बातचीत हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। स्ट्रेस और गुस्से को आप किस तरीके से काबू करते हैं? और अगर आप टिप्स मुझे देना चाहें या किसी और को देना चाहें, तो उसके लिए क्या टिप्स हो सकती है कि आपको जब स्ट्रेस आए और जब आपको गुस्सा आए, ये दोनों चीज़ें बड़ी खतरनाक है, इसको कैसे काबू में किया जा सकता है? पूरा जो सुबह का जो मैंने अपना रूटीन बनाया है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जी। परंतु आप जो है खुद से बात करना, खुद को समय देना बहुत ज़रूरी है। आजकल हो क्या रहा है कि हम खुद को ही नहीं समय देते, और हमने अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि हम दूसरों के उसमें, उसका फ़ोन आया, सोशल मीडिया पे हुआ कि नहीं, ये गया कि नहीं, उसी चीज़ में हम लोग पड़े रहते हैं। कम से कम 15-20 मिनट अपने लिए दीजिए। स्ट्रेस जब होता है, आपको पता चलता है, बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे आते हैं, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उस समय पे समझदारी से अपने आप को पिंच कीजिए, अपने आप को बताइए कि ऐसा हो रहा है तुम्हारे साथ में। तो ये फ़ील होना बहुत ज़रूरी है, और फ़ील जब होता है, जब हम उस मोमेंट में रहते हैं। हम उस मोमेंट में ही नहीं रहते एक्चुअली, हम तो रिस्पॉन्सिव रहते हैं। उसने ये बोल दिया, तो अब मैं ये बोलूँगा। ऐसे उसमें आप थोड़ा सा पॉज लेना बहुत ज़रूरी है। एक आधे दोस्त को फ़ोन कर लीजिए ऐसे उसमें, नहीं तो बातें इतनी ज़्यादा, क्योंकि एंड कुछ नहीं होता। घर में सबके झगड़े होते हैं, हस्बैंड वाइफ में, दोस्तों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में, इनमें सब झगड़े होते हैं। परंतु उस समय अगर कुछ ऐसा हो गया है, तो फ़ोन काट दीजिए, और उसमें थोड़ा सा ब्रेक लेके किसी से डिस्कस कर लीजिए, या खुद से ही सोचिए, पानी पी लीजिए, और सोचिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। वो मोमेंटली होता है, और वो आपने कर लिया तो उसमें बहुत फ़ायदा होता है। ऐसी ये इशू है, पर बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बारी सुइसाइडल टेंडेंसीज, सुइसाइड जो लोग कर लेते हैं, वो एक लास्ट मोमेंट पे अगर उसने फ़ोन कर लिया होता, उसने बता दिया होता, तो बच जाता है इंसान। अभी परसों का ये केस है हमारे फुटाला तालाब में, बच्चे ने जो है पानी में लगाया, पर हमारे पुलिस वाले इमीडिएटली वहाँ पे पहुँच गए। उसने जो व्यथा बताई, वो सुन के पता चला कि अगर ये घर में बात कर लेता, तो शायद इसको ये नौबत नहीं आती करने की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं। इन पे ध्यान रखना ज़रूरी है। अपना माहौल ऐसा बना के रखें, पॉजिटिव रहे, अच्छे दोस्त रहें आपके, आप कुछ गेम खेलें।
गेम खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो इंसान गेम नहीं खेलता वो पूरा टाइम उसको समझ भी नहीं आता मैं क्या, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। तो गेम खेलें, आप माइंड अप्लाई करेंगे उसमें, आप फिज़िकली फिट होंगे उसमें, तो ये सारी चीज़ें अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि फ़ायदा होगा। स्ट्रेस पे कंट्रोल रहेगा, एंग्जाइटी पे कंट्रोल रहेगा, ईगो पे कंट्रोल रहेगा, और आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है उसमें कम होगा। किताबें अब भी पढ़ते हैं सर? बहुत सारे लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि आप एल्यूमिनाई हैं, ना केवल दिल्ली के एक प्रसिद्ध कॉलेज के, बल्कि जिसे हम कह सकते हैं कि देश का बड़ा प्रतिष्ठित कॉलेज है, उसके अब एल्यूमिनाई रहे हैं। किताबें अब भी पढ़ते हैं सर? किस तरीके की किताबें आपको पसंद हैं? मैं किताबें पढ़ता हूँ, इनफैक्ट जो मेरी लाइफ चेंजिंग एक किताब थी मैं हर जगह बताता हूँ, जी। वो थी द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी बाय रॉबिन शर्मा। जी। मैं बीमार था उस टाइम पे, किसी ने वो पुस्तक दी थी मुझे, जी। पढ़ा और वो पुस्तक का मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ, पूरा लाइफ चेंज हुआ उससे मेरा। वो है। फिर उसके बाद बहुत सारी पुस्तक जो है मैं आज भी पढ़ता हूँ, कुछ ना कुछ 2-4 पेजेस ज़रूर पढ़ता हूँ या लिखता हूँ। और मैंने 4 किताबें भी लिखी हैं, जी। तो उसमें अलग अलग, जैसे मैंने बताया कि एक लॉक फेयर होता है, जी। यात्रा, लोक यात्रा, जी। नांदेड़ बॉर्डर पे। जी। मैं एसपी था वहाँ पे, तो हमारे उसमें हमको बंदोबस्त करना पड़ता है उसका। जी। तो वो जो है मैंने उस पर पुस्तक लिखी, पुलिसिंग अ न्यू डायमेंशन, उस पर जी। मैंने लिखी एक पुस्तक। फिर उसके बाद में कुशारवत कोतवाल, जब मैं एसपी था उस टाइम जी। के मेरे एक्सपीरियंस लिखे। फिर डेक्कन क्लिफ हैंगर जो मैंने साइकिलिंग का था, वो मैंने पूरा एक्सपीरियंस उसमें लिखा है। मैं ब्लॉग्स, तो जो भी है वो मैं लिखता हूँ, या फिर दूसरों से एजुकेट होता हूँ, सीखता हूँ चीज़ें, किताबें पढ़ता हूँ और आज भी पढ़ता हूँ। जी। तो लाइब्रेरी आपके साथ में, आप जहाँ जहाँ पोस्टिंग रहती है वहाँ वहाँ शिफ्ट होती है? बिल्कुल होती है। मुझे लगता है कि बतौर राइटर आपसे हमें एक अलग से पॉडकास्ट करना पड़ेगा, उसमें आपकी पर्सनालिटी की अलग अलग जो और एस्पेक्ट्स हैं वो भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा बिल्कुल। पाएंगे। गाने सुनते हैं सर? फिल्में देखते हैं अभी बिल्कुल भी? सुनता हूँ, गाने सुनता किस तरीके के हूँ। गाने पसंद हैं आपको? अभी जो है, जो पुराने गाने हैं वही मैं काफ़ी सुनता हूँ, या नए जो हैं कुछ पंजाबी गाने हैं जो जी। कि बहुत अच्छे लगते हैं, जी। म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है उसका। या फिर जो कुछ एक फ़िल्म है, बिल्कुल वो फ़िल्में भी मैं देखता हूँ, जी। जो कि मोटिवेशनल हैं फ़िल्में, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कई बारी गाड़ी में लंबा सफ़र करना है तो तब देख लेता हूँ, जी। ऐसे इस तरह से करता तो हूँ। इतने समय मिल जाते हैं आपको, तो आप अगर नागपुर शहर से बाहर भी कहीं जा रहे हैं, या समय नहीं भी है, तो आपको फ़ोन तो हमेशा ही 24 घंटे अलर्ट मोड पे रहता होगा, वो घनघनाता रहता होगा कि सारे नहीं, वो तो उसमें, है। और आपका फ़ोन है तो उसमें अर्जेंट कॉल जो है वो ज़रूरी है। तो पर इतनी सारी चीज़ों के बाद में भी जो आप बातचीत का सार आपसे निकल कर सामने आ रहा है कि आपको अपने लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी आपकी है, कोई आपको बताएगा नहीं, आपके लिए कोई जिएगा नहीं, जीना आपको ही है। हम्म। और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपका लॉस है उसमें, वो आपको ही करना है। माइंड पे जो काम करना है वो आपको ही करना है, हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं। आप यहीं से अपनी ज़िंदगी शुरू होती है कि हम खुद को अगर फोकस नहीं करेंगे तो शायद दूसरों की उतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे। जैसे बंदोबस्त अगर करना है, जी। कुछ कुंभ मेला है, जी। स्नान है, तो जी। स्नान से एक दिन पहले ही लोग आना शुरू हो जाते हैं। जी। जिस दिन स्नान है उस दिन तो आप सोच भी नहीं सकते इतने लोग आ रहे हैं, स्नान जी। कर रहे हैं। नेक्स्ट डे वो सब लोग वापस भी जा रहे हैं। जी। तो 3 दिन आपको सोने को नहीं मिलता। जी। तो 3 दिन अगर नहीं सोने को मिल रहा तो आप फिज़िकली फिट, मेंटली फिट होना ज़रूरी है। वो जी। तभी होगा जब आप अपने आप को फिट रखेंगे। जी। तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम जब फिट रखते हैं अपने आप को, उसका फ़ायदा हर एक हमारे प्रोफेशन में भी होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में भी होता है, जी। और एनवायरनमेंट में भी होता है, और हमारे बच्चे भी उससे इंस्पायर होते हैं। जी। देखो मेरे मॉम डैड फिट हैं, जी। मैं उनको देख के वो करेंगे, हम जी। ही नहीं करेंगे तो बच्चे क्या करेंगे फिर। पिता के तौर पर सर आप कैसे हैं, या आपके बच्चों से किस तरीके से बॉन्डिंग है आपकी? बहुत अच्छी। जैसे आपने बताया कि आपने आयरन मैन जो है पहला अपनी बेटी के साथ में किया, तो पिता के तौर पर आप कैसे हैं, और ख़ास तौर से बेटी से किस तरीके से बॉन्डिंग है, किस तरीके से रिश्ते हैं आपके? बहुत अच्छे हैं, जी। और अच्छे रहें दोनों बच्चे। बच्चों का ऐसा रहा क्योंकि हम दोनों सर्विस में थे, जी। तो जहाँ मेरी सर्विस होती थी कई बार अलग अलग जगह भी हुई, तो जी। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बच्चे मेरे पास में रहे, कभी मेरी वाइफ के पास में रहे, जी। कभी हमारे पास में जी। रहे, तो जब हम मतलब साथ ऐसा में थे। रहा कि आप पिता और माता दोनों की भूमिका में हाँ। रहे, मैम भी पिता और माता यस दोनों यस की यस। भूमिका में रही। जी जी जी। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, जी। और बच्चों के साथ में ग्रो होना, उनसे सीखना और उनको सिखाना, ये शुरू से ही रहा है, और उसकी वजह से बॉन्डिंग अच्छी रही। जी। बच्चे अभी दोनों अच्छे एजुकेटेड हैं, दोनों अच्छा काम कर रहे हैं,
और खुश हैं अपनी ज़िंदगी में, फिज़िकली फ़िट हैं, क्योंकि दोनों बच्चों मैंने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में काफ़ी प्रमोट किया जी। कि आप स्पोर्ट्स ज़रूर खेलिए। मेरी वाइफ हैं, वो एजुकेशन पे उनका काफ़ी वो रहा, जी। तो हमने अपनी वो डिवाइड कर लिया था जी। कि भाई स्पोर्ट्स तो खेलना ही है इनको, जी। उस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जी। तो फिज़िकली अगर फिट रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे, तो उसका फ़ायदा होगा ही। जी। और ये दिखाई भी देता है हर चीज़ में। जी। जब आप लूज़ करते हैं तो आप स्ट्रांग होते हैं कि फिर दोबारा से नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम जीतूंगा इस पॉइंट को जी। या जीतूंगी इस गेम को, तो उसका फ़ायदा होता है। तो इसलिए मैं सभी से बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चों को ज़रूर स्पोर्ट्स में डालिए, क्योंकि स्पोर्ट्स की वजह से जब आप देखिए आपका एक एनवायरनमेंट रहता है, फैमिली एनवायरनमेंट, वहाँ पे हम लोग सब सपोर्ट करते हैं। परंतु जब वो घर से शादी के बाद में दूसरे घर में जाना या फिर वो जॉब के लिए जाते हैं, तब वो अकेले रहते हैं। उस टाइम पे उनका अगर फिज़िकली और मेंटली फिट रहेंगे तो हमेशा वो जीतेंगे, उसमें अपनी लाइफ की जो जद्दोजहद होती है उसमें जीतेंगे। तो इसलिए अपने बच्चों को हारना भी सिखाइए और जीतना भी सिखाइए, और ये संभव है स्पोर्ट्स में। तो स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को ज़रूर डालिए। जी। कोई गाना जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जिसको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो और जब कभी आप मुश्किल वक़्त में होते हो या स्ट्रेस में होते हो, उसे आप सुनते हो, उसको गुनगुनाते हो? हालाँकि आपने बताया कि आपको पंजाबी गाने बड़े पसंद हैं, लेकिन कभी-कभी ये रहता है ना कि एक कोई गाना रहता है जो बड़ा फ़ेवरेट रहता है, कोई एक फ़िल्म रहती है जो बड़ी फ़ेवरेट रहती है, कोई एक आर्टिस्ट रहता है जो बड़ा फ़ेवरेट रहता है और उसी के बताए हुए नक्शे कदम पर एक तरीके से, या गाने का जो मतलब है, किताब का जो मतलब है, उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करते हैं। तो कोई ऐसा गाना हो? बहुत सारे गाने हैं, वो अलग-अलग उसके रहते हैं, जी। तो मैं आप बोलेंगे मैं गाऊँ तो मैं नहीं, नहीं गा सकता। नहीं, मैं आपको ऐसा कह भी नहीं मैं सकता, इतनी ज़िंदगी जुर्रत का में कह नहीं सकता कि पुलिस नहीं कमिश्नर को मैं कहूँ कि आप गाना गा के सुना दें। नहीं, बहुत सारे गाने हैं, मतलब हर एक ये, और ना बेस्ट चीज़ क्या है इंडियन सॉन्ग्स की, उनसे सीखने को बहुत कुछ जी। मिलता है। इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें वो आपको बता देते हैं वो गाने, कि हर एक गाने का अलग-अलग मतलब रहता है और वो आपको सुकून देता जी। है ना? कोई भी आप देखिए, कयामत से कयामत के गाने जी। हों, या फिर आपके थ्री इडियट्स के गाने जी। हों, या फिर लम्हे के गाने हों, जी। ये सभी गानों की एक शान, या फिर पुराने गाने हों, जी। सभी का एक अलग-अलग मज़ा रहा है, और जी। आज भी जब सुनते हैं जी। मज़ा आता है। मज़ा तो आता है। एक सर, वाक़ई में मैं तो 3-4 सवाल पहले आपको बोला था कि चलते-चलते मेरा ये आखिरी सवाल है, लेकिन अब वाक़ई में मैं इस पॉडकास्ट को ख़त्म करूँगा। चलते-चलते ये सवाल है कि ऐसा कोई केस, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन का, या ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव किया हो? जब आप काम में होते हैं तो ये काम मैंने कर लिया, या इसका काम मेरे हाथ से हो गया, तो एक बड़ी आत्मसंतुष्टि मिलती है। ऐसा कुछ हुआ हो आपके हाथ से कि इस व्यक्ति की मदद हो गई हो, या कोई केस हो वो बड़ा यादगार रहा हो। एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहता है कोई केस या कोई एक ऐसा विषय, तो ऐसा कोई अनुभव हो, तो आप अब तक की सर्विस में आप उस एक केस को, उस एक व्यक्ति को नहीं भुला सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, मतलब एक तो केसेस ही इस तरह के हैं जी। जिसमें छोटे बच्चों के किडनैपिंग से लेके मर्डर से लेके, या फिर काफ़ी ऐसे केसेस जिसमें कि प्रॉपर्टी चली गई थी लोगों की, उसको हमने जब उसको रिकवर करके दी। जैसे एक थाने का एक एग्जांपल है, जी। जिसमें एक था एक लड़का जिसका कि 58 लाख रुपीस का जो ट्रांसपोर्ट कर रहा था, वो पूरा चोरी हो गया, और उसके बाद में कुछ ये मालूम नहीं चल रहा था। परंतु जब उसको डिटेक्ट किया हमने, उसकी प्रॉपर्टी जो है लगभग 49 लाख रुपीस की या 52 लाख की वापस जब उसको मिली, तो पाँव पे वो खड़ा हुआ, और आज उसकी पूरा एक ट्रांसपोर्ट का पूरा ये चल रहा है। तो आज भी जो वो बोलता है कि साहब, आपकी वजह से मैं आज भी खड़ा हूँ और मेरा बिज़नेस इतना बढ़ गया है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। जी। या फिर एक एसटी में एक ऑफिसर थे, जिनके ऊपर एक केस हो गया था, परंतु उनका बोलना था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो उस टाइम पे जो मैंने उसकी मदद की, और वो आज खड़ा है, और उससे ज़्यादा उनका बच्चा आज आईआरएस ऑफिसर है जी। और सीनियर पोस्ट पे आज। तो सोचिए कि उन वो पूरा घर जो है बर्बाद हो सकता था, परंतु आज उनके घर से एक आईआरएस ऑफिसर है। जी। तो ये सेटिस्फेक्शन मिलता है। ये हो जाती हैं चीज़ें, पर उसका जब आज मैं उसमें परिपक्ष में देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि जो किया हमने ठीक किया, जो कॉन्शियस ने बताया वही किया, और उसका
वो लोग भी याद रखते हैं और हमको तो एक सेटिस्फेक्शन है, हम तो निकल जाते हैं, चले जाते हैं, परंतु उनकी लाइफ चल रही है आज और अच्छे से चल रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन है। आपके पुराने दोस्त अब भी आपके साथ हैं, मिलते हैं? बिल्कुल। और वो सब क्या करते हैं? वो भी मतलब अलग आपका अलग। फ्रेंड सर्कल, मतलब आप जिस सर्विसेज में आईएएस आईपीएस ही हैं या अलग अलग नहीं सेक्टरों नहीं, में सब भी है? अलग अलग सेक्टर में। आज भी जिस शहर में मैं हूँ, जी। यहाँ पे बहुत दोस्त हैं, जहाँ काम किया वो भी सब वो आते भी हैं अभी जी। भी। तो ये एक रिलेशंस हैं जो कि रहते हैं और बनते हैं रिलेशंस। और जिनके साथ में मैं स्कूल में पढ़ा था वो आज भी टच में हैं हमारे। जी। तो हम लोग सब जिनके साथ में कॉलेज में थे, वो भी कुछ लोग उनमें से आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स भी बने हैं, तो वो भी टच में हैं। तो सब एक अच्छा माहौल है, अच्छे दोस्त हैं। सफल जीवन का उदाहरण आपके लिहाज से या पैमाना क्या है? आखिरी सवाल है, मुझे लगता है कि आप इसके बारे में बता दीजिए, फिर हम बातचीत को ख़त्म करेंगे। आप सफल हैं, आप काम कर रहे हैं, आप अलग अलग क्षेत्रों में हो सकते हैं, आप आईपीएस हैं, मैं पत्रकार हूँ, कोई और होगा, कोई और होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए उसके प्रारब्ध ने, उसकी डेस्टिनी ने बहुत सफल होना ही लिखा होगा, लेकिन आप बहुत सामान्य होके भी अपने आप में सफल होने की अनुभूति कर सकते हैं। वो उसका पैमाना क्या हो सकता है? सफलता मेरे हिसाब से ये है कि आप जो है जीवन में कितने सुकून में हैं, आपने लाइफ में लोगों के लिए क्या किया है, वो एक मायना बताता है। जब लोग आपसे मिलते हैं, जब कहते हैं कि हाँ आपकी वजह से हुआ, वो सफल है। हम लोग सबकी फाइनेंशियल मदद नहीं कर सकते, परंतु मानसिक दृष्टि से जब किसी को जो बुरे दौर से गुजर रहा है उसको हमने हेल्प की, वो सेटिस्फेक्शन है, उसको मैं सफलता मानता हूँ। और अपने आप जब आप शाम को रात को जब बिस्तर पे जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, उसको मैं सफल मानता हूँ। ना कि आप मेरे आज इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको गिनते गिनते सोते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जो आपके पास में है वो आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, आपकी सेहत आपको वो अलाउ कर रही है कि नहीं उसको एंजॉय करने के लिए, वो आदमी सफल है। ये चीज़ें सब मटेरियलिस्टिक हैं, परंतु जिन चीज़ों से आपको असली खुशी मिलती है वो आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं, वो जीवन की सफलता का बहुत बड़ा एक कारण है और मैं उसमें बिलीव करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। बड़ा मज़ा आया आपसे बातचीत करके थैंक यू। और बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को भी मिली। और सीखने के लिहाज से ये बड़ी महत्वपूर्ण ये भी है कि जब हम अपने काम में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द एक बड़े सारे ढोंग चलते हैं। उस ढोंग में व्यस्तता का ढोंग, स्ट्रेस का ढोंग और तरह तरह की चीज़ें चलते रहती हैं। हम बहुत ऐसे अवसर होते हैं कि बहुत आसानी से किसी एक परिस्थिति से निकल सकते हैं, लेकिन हम खुद ही इतना कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देते हैं अपने इर्द गिर्द की, उससे बहुत तकलीफ़ें होती हैं। मुझे लगता है कि आपने जो एग्ज़ाम्पल हमें बताए हैं, उसे अगर हर कोई अपने जीवन में अमल में लाए तो संभव है कि ये जो रोज़मर्रा की समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसे बहुत नगण्य लगे, छोटी लगे और बहुत खुशी खुशी वो अपना जीवन जी सके। तो इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए और इतना कुछ हमें सिखाने के लिए आप हमारे बीच में आए, हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच एंड आई रियली एन्जॉयड। मुझे बहुत अच्छा लगा अपने एक्सपीरियंसेस, जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैं सीखा हूँ लाइफ में, आप लोगों के साथ में शेयर किया और आप लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। कई चीज़ें जो हैं रिफ़्रेश होती हैं पूरी, जो कि मैं भी भूल चुका होता हूँ, वो चीज़ें आज दोबारा से याद आई, तो एक अलग से दोबारा से एक खुशी मेरे को मिली है कि हाँ ऐसा भी हुआ था। तो आई एम फीलिंग वेरी गुड और एक अच्छे नोट के साथ में आपके साथ में अच्छा डिस्कशन हुआ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।